हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही धांसू और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो फैला दीजिए अपने मैक्सिमम दोस्तों तक, इसे शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सभी को इसका बेनिफिट मिल सके कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटाकर दिखा, है दम तुझमें तो उसे मिटाकर दिखा। तो बाजीराव सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो अपने सीट की पेटी बांध करके तैयार हो जाए। बाजीराव नर्सिंग एकेडमी से आपकी सफलता का विमान उड़ने के लिए तैयार है। आइए आज बात करते हैं बर्न के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने हर एग्जाम में देखा होगा यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, तो बर्न बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बर्न का मतलब ही होता है जब आप कहीं पर जल जाते हैं, तो आपने देखा होगा उसी को नाम दिया जाता है बर्न। तो डैमेज टू द स्किन और टिश्यू, डैमेज हो जाते हैं अगर स्किन और टिश्यू का बाय द हीटिंग सोर्स के द्वारा, अगर किसी तरीके का कोई भी बर्न होता है। बर्न क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। आपने देखा होगा आप जल जाते हैं उसको बर्न कहते हैं, लेकिन एक्चुअल इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो यहां पर एक्चुअल जो डेफिनेशन देखने को मिलेगा कि डैमेज ऑफ द स्किन एंड टिश्यू बाय द हीटिंग सोर्स इज ऑल इज नॉन एज द बर्न। तो बर्न की अगर आप डेफिनेशन की बात करोगे तो यहां पर बर्न का डेफिनेशन होता है डैमेज टू द डैमेज ऑफ स्किन एंड टिश्यू बाय द हीटिंग सोर्स। हीटिंग सोर्स किसी भी तरीके का कोई भी हीटिंग सोर्स है, और हीटिंग सोर्स से अगर आपके स्किन और टिश्यू का डैमेज हो गया है, उसे नाम दिया जाता है बर्न के नाम से इसको जाना जाता है। अगर हीटिंग सोर्स की वजह से स्किन और टिश्यू होते हैं और डैमेज हो जाते हैं, तो उसी को नाम दिया जाता है यहां पर कि बर्न कहा जाएगा। अकॉर्डिंग टू हीट सोर्स के आधार पर अब कितने टाइप का बर्न देखने को मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू द हीट सोर्स। अब हीट सोर्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप का बर्न हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू हीट सोर्स कितने टाइप का बर्न देखने को मिलेगा, तो 5 टाइप्स का बर्न होता है। अकॉर्डिंग टू हीट सोर्स के अनुसार 5 तरीके का बर्न हो सकता है। सबसे पहले बात करें तो थर्मल बर्न, थर्मल बर्न होगा। थर्मल के बाद की बात करें तो यहां पर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकता है। इलेक्ट्रिकल बर्न देखने को मिलेगा। बात करें अगर यहां पर तो इलेक्ट्रिकल बर्न के अलावा हो सकता है वहां पर केमिकल बर्न हो सकता है। केमिकल बर्न देखने को मिलेगा, थर्मल बर्न होगा, इलेक्ट्रिकल बर्न होगा, केमिकल बर्न होगा, रेडिएशन बर्न और इनहेलेशन बर्न देखने को मिल सकते हैं। तो इनहेलेशन बर्न एंड रेडिएशन, तो 5 टाइप के बर्न देखने को मिल सकते हैं आपको देश और दुनिया में। अकॉर्डिंग टू द हीट सोर्स के आधार पर कितने टाइप के बर्न देखने को मिल सकते हैं, 5 टाइप का हो सकता है। तो थर्मल बर्न का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे थे, रोटी बना रहे थे और तवा गर्म था, और अगर आपने तवे पर हाथ रख दिया है तो वहां पर क्या था, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आए हो किससे, जो तवा गर्म था वहां पे गर्म तवे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आओगे। थर्मल चीज थी, बर्न था, तो किसकी वजह से, वहां अगर कोई गर्म चीज की वजह से आपको टच करने की वजह से जो बर्न होता है उसे थर्मल बर्न के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिकल बर्न का आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिकल बर्न किसमें आता है, तो शॉक लगता है। जब भी किसी तरीके का शॉक लगता है तो यहाँ पर जैसे बिजली के तार को आपने पकड़ा और सोना मोना जानू आपको छोड़कर चली गई, आप जाकर के 11,000 की जो लाइन थी उससे जाकर के लटक गए, तो वहां पर जो आपको झटका लगेगा और उसके बाद में जो बर्न देखने को मिलता है उसे शॉक लगा बर्न के नाम से जानते हैं। तो लगा 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 शॉक लगा, इलेक्ट्रिकल बर्न में जाएगा। बात करते हैं केमिकल बर्न के बारे में। अगर मान लीजिए केमिकल बर्न क्या होता है, अगर आपने किसी को धोखा दे दिया और आप उसका बदला लेने के लिए अगर यहां पर आपने किसी तरीके का एसिड उसके ऊपर डाल दिया जाता है, या फिर कोई भी ऐसा एसिड या एल्कलाइन पदार्थ जिसकी वजह से उसकी क्या हो जाता है, बर्न हो जाती है, तो उसमें देखने को मिलेगा मेनली एसिडिक चीजें होती है वो ज्यादा बर्न करती है। बात करें इनहेलेशन के बारे में और रेडिएशन के बारे में, तो इनहेलेशनल बर्न क्या होता है, इनहेलेशन बर्न का एक सबसे बेस्ट उदाहरण है, जब भी आप कभी क्या करते हैं, यहाँ पर कुकर देखा होगा आपने, प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में जब खाना बनाते हैं, जब उसमें सीटी आती है उसमें क्या निकलती है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट का वहां से
से इनहेलेशन निकल करके आती है, वहां से वास निकलता है, बहुत ज्यादा गर्म होती है, और अगर उसको आप ऐसे पास में नाक लगा करके इनहेल कर लोगे और उसकी वजह से अगर आपके जो डैमेज हो जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बर्न हो जाएगा, उसे इनहेलेशनल बर्न कहते हैं। बात करें रेडिएशन बर्न के बारे में, तो किसी तरीके की जो रेडिएशन होती है, माना आपने देखा होगा कि जब भी कैंसर वाले पेशेंट को रेडिएशन दी जाती है, ब्रैकीथेरेपी, टेलीथेरेपी दी जाती है, टेलीथेरेपी के द्वारा क्या कर देती है, उन रेडिएशन की वजह से भी बर्न देखने को मिलता है, तो उसे रेडिएशन बर्न में काउंट किया जाता है। तो ये सभी 5 टाइप के बर्न होते हैं जो कि हीट सोर्स के आधार पर देखने को मिलेगा। आगे अगर बात करें कि यहां पर कितने टाइप के जोन हो सकते हैं, एक्सपोजर इन बर्न में कितने टाइप के जोन होंगे, तो जोन ऑफ एक्सपोजर इन बर्न, बर्न में 3 टाइप के जोन ऑफ एक्सपोजर देखने को मिल सकते हैं। जोन ऑफ एक्सपोजर इन वन, वन में कितने टाइप के जोन ऑफ एक्सपोजर देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर 3 टाइप के देखने को मिलेगा जोन ऑफ एक्सपोजर होते हैं। 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं, जोन ऑफ कोगुलेशन, जोन ऑफ स्टेसिस एंड जोन ऑफ हाइपरमिया। तो सबसे पहला आता है जोन ऑफ कोएगुलेशन, जोन ऑफ स्टेसिस एंड जोन ऑफ हाइपरमिया। अब ये क्या होता है, इनके बारे में भी आपको समझना है। जोन ऑफ कोगुलेशन का मतलब होता है, ये क्या होता है, डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है। यहां पर जो भी डायरेक्टली एक्सपोज एरिया होता है जो हीट के सोर्स में आएगा, तो जोन ऑफ कोगुलेशन का मतलब होता है डायरेक्टली एक्सपोज्ड एरिया। डायरेक्टली एक्सपोज एरिया जो कि किसके कांटेक्ट में आया है, कांटेक्ट विद द हीट सोर्स, हीट सोर्स के कांटेक्ट में आया है, वो डायरेक्टली एक्सपोज एरिया होता है। उसे नाम दिया जाता है कि जोन ऑफ कोगुलेशन के नाम से जानते हैं। इस एरिया में क्या देखने को मिलेगा, तो इन दिस एरिया में नेक्रोसिस हो जाता है, इन दिस एरिया नेक्रोसिस अकर। इस एरिया में क्या होगा, नेक्रोसिस देखने को मिलता है। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो नेक्रोसिस कौन से एरिया में देखने को मिलता है, जोन ऑफ कोगुलेशन में। सबसे पहले क्या होता है, इस्चेमिया होगा, ब्लड की सप्लाई कम होती है, उसके बाद में क्या होने लग जाता है, वहां पर टिश्यू डैमेज होने लग जाती है, और वहां पर जब ज्यादा टिश्यू और सेल का डैमेज हो जाता है तो उसे नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। तो इस कंडीशन में जोन ऑफ कोगुलेशन में जो डायरेक्टली एक्सपोज एरिया होता है, ये हीट सोर्स के कॉन्टेक्ट में आएगा और उसकी वजह से वहां पर नेक्रोसिस हो जाता है। इसे ही नाम दिया जाता है जोन ऑफ स्टेसिस के नाम से जानते हैं। बात करें, सॉरी, जोन ऑफ कोगुलेशन के नाम से जानते हैं। बात करें जोन ऑफ स्टेसिस के बारे में कि जोन ऑफ स्टेसिस क्या होता है, तो जोन ऑफ स्टेसिस की बात करेंगे तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन आकर इन द सराउंडिंग एरिया। अब इसके आसपास में क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहां पर क्या हुआ है, जोन ऑफ कोगुलेशन बना है, तो इसके आसपास वाले एरिया में जोन ऑफ स्टेसिस बनेगा, जहां पर क्या होगा, ब्लड सप्लाई होती है वो डिक्रीज होने लग जाती है। तो यहां पर क्या होगी, सराउंडिंग एरिया में ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, और यहां पर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, तो वैसो constriction around the necrosis। नेक्रोसिस के आसपास क्या हो जाएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, और उसकी नेक्रोसिस के आसपास क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिला, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, डिक्रीज द ब्लड सप्लाई, और उसकी वजह से ब्लड सप्लाई होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसे नाम देते हैं जोन ऑफ स्टेसिस के नाम से जानते हैं। अब जोन ऑफ हाइपरमिया की बात करें तो अब इसके आसपास में क्या होगा, यहाँ पर कैपिलरी लीकेज होने लग जाती है, और यहाँ पर कैपिलरी लीकेज होने की वजह से आउटर एरिया में इट इज द आउटर एरिया हो जाता है, जिसमें इन्फ्लामेशन एंड वैसोडाइलेशन होगा, और यहाँ पर ब्लड सप्लाई होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जोन ऑफ हाइपरमिया में अब इसके जो फर्स्ट वाली लेयर है, यहाँ पर क्या हुआ, कोगुलेशन में यहाँ पर सबसे पहले नेक्रोसिस हुआ। अब जोन ऑफ स्टेसिस में उसके आसपास वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया और ब्लड सप्लाई कम हो गई। लेकिन आउटर पार्ट में क्या देखने को मिलेगा, आउटर पार्ट में क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, परमेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, वैसोडाइलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आउटर पार्ट में सबसे पहले इन्फ्लामेशन होगा, उसके साथ साथ में वैसोडाइलेशन हो जाता है, वैसोडाइलेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, और इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, उस पार्ट में एडिमा और स्वेलिंग देखने को मिलती है, एडिमा एंड
स्वेलिंग हो जाएगी, तो ये पार्ट में स्वेलिंग होगा, एडिमा होता है और ब्लड सप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई होगा इंक्रीज हो जाता है, तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज। तो ये सभी किसमें होता है, जॉन ऑफ हाइपरमिया में देखने को मिलता है। अभी इसको समझने के लिए आप जल्दी से यहाँ पर जॉन ऑफ एक्सपोजर का मतलब होता है डायरेक्टली एक्सपोज एरिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके किसी तरीके का बर्न हुआ है तो इसके आसपास वाला जो एरिया होता है डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आया है। अगर मान लीजिए यहाँ पर तवा चिपक गया आपके तो ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आया, इसे किस नाम से जानते हैं, जॉन ऑफ कोगुलेशन में होगा, यहाँ पर नेक्रोसिस हो जाएगा। बात करें जॉन ऑफ स्ट्रेसेस का तो यहाँ पर आउटर एरिया, यहाँ पर इसके बाहर वाला एरिया होता है जहां पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाएगी और क्या हो जाता है वहां पर कि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। नेक्रोसिस के आसपास वेजोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से जॉन ऑफ हाइपरमिया आउटर पार्ट होता है जिसमें क्या होगा, वेजोडाइलेशन हो जाता है, ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है और उसकी वजह से एडिमा और स्वेलिंग होती है वहां पर डेवलप हो जाता है। बात करें अब क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न के बारे में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न का किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है बर्न को। तो यहाँ पर आपको हेडिंग लगा करके इंपॉर्टेंट टॉपिक है याद रखना है, 3 टाइप से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेप्थ के आधार पर कौन कौन से बर्न होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेप्थ सुपरफिशियल बर्न होगा, पार्शियल बर्न होता है, पार्शियल बर्न 2 टाइप का होता है, सुपरफिशियल पार्शियल बर्न एंड डीप पार्शियल बर्न। बात करेंगे डीप थिकनेस बर्न का या फुल थिकनेस बर्न के नाम से जानते हैं। बात करें अगर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डिग्री के आधार पर 4 टाइप का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री के आधार पर होगा। सीवियरिटी के आधार पर 3 टाइप का होता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो यहाँ पर 3 टाइप से यहाँ पर इसका बर्न का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से आपको पूरी तरीके से नोट डाउन करना है। बात करें यहाँ पर टाइप्स ऑफ बर्न, टाइप्स ऑफ बर्न के बारे में, अगर बर्न के बारे में पढ़ते हैं कि बर्न के कौन कौन से टाइप होते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में या टाइप्स ऑफ बर्न के बारे में। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ बर्न के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेप्थ के आधार पर कि डेप्थ के आधार पर कितने टाइप का बर्न देखने को मिल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू डेप्थ के अनुसार कितने टाइप का बर्न देखने को मिल सकता है। तो डेप्थ के अकॉर्डिंग कितने टाइप का हो सकता है, तो यहाँ पर डेप्थ के अकॉर्डिंग 3 टाइप का बर्न देखने को मिल सकता है। तो 3 टाइप्स का देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर अगर फर्स्ट बर्न की तो यहाँ पर जो फर्स्ट बर्न देखने को मिलता है कौन सा होगा, तो यहाँ पर सुपरफिशियल बर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद में डीप पार्शियल बर्न होता है, पार्शियल बर्न 2 टाइप का होगा, सुपरफिशियल पार्शियल बर्न एंड फुल पार्शियल बर्न, या सुपरफिशियल के बाद में डीप पार्शियल बर्न और फुल थिकनेस बर्न होता है। तो बात करें यहां पर सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डेप्थ के बारे में, तो सुपरफिशियल बर्न होता है। अब सुपरफिशियल बर्न होता है ये किस टाइप का होता है, क्या क्या इसमें अफेक्टेड होता है। तो इसमें मेनली क्या देखने को मिलेगा कि सम पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस इज अफेक्टेड। इसमें क्या होता है, सम पार्ट ऑफ एपिडर्मिस इज अफेक्टेड। एपिडर्मिस का सम पार्ट होता है वो अफेक्टेड होता है। सम पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस इज अफेक्टेड होगा, इसमें सम पार्ट होता है एपिडर्मिस का वो अफेक्टेड होता है। अगर बात करें यहाँ पर सेकंड बर्न के बारे में तो इस पे जो डेप्थ का सेकंड बर्न होता है वो होता है पार्शियल बर्न, और पार्शियल बर्न होता है पार्शियल बर्न। अब पार्शियल बर्न कितने टाइप का होता है, तो मेनली 2 टाइप्स का देखने को, 2 टाइप का पार्शियल बर्न होता है जिसमें पार्शियली इंजरी हो जाती है। पार्शियल बर्न 2 टाइप का होगा। तो बात करें यहाँ पर सुपरफिशियल, फर्स्ट नंबर में सुपरफिशियल पार्शियल बर्न। अब सुपरफिशियल पार्शियल बर्न क्या होता है, इसमें पूरा जो पार्ट होता है एपिडर्मिस का, होल एपिडर्मिस प्लस सम पार्ट ऑफ द डर्मिस इज अफेक्टेड। तो इसमें क्या होगा, होल एपिडर्मिस होती है, होल एपिडर्मिस प्लस सम पार्ट ऑफ डर्मिस, होल एपिडर्मिस प्लस सम पार्ट ऑफ द डर्मिस इज अफेक्टेड। अब यहाँ पर अगर बेस लेवल से बात करते हैं कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सुपरफिशियल पार्शियल बर्न। तो पार्शियल बर्न है, सुपरफिशियल है, ऊपर वाला होगा। तो पार्शियल बर्न में, सुपरफिशियल बर्न में तो क्या होता है, सम पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस का कुछ पार्ट ही अफेक्टेड होता है। लेकिन पार्शियल बर्न में क्या होगा, सुपरफिशियल पार्शियल बर्न होता है, इसमें होल एपिडर्मिस जल जाएगी और उसके साथ साथ में सम पार्ट ऑफ डर्मिस होती है वो भी अफेक्टेड हो जाती है। अगर बात करें यहाँ पर डीप
पार्शियल बर्न का, अगर डीप पार्शियल बर्न की बात करते हैं तो यहां पर एपिडर्मिस एंड होल डर्मिस आर अफेक्टेड। एपिडर्मिस एंड एपिडर्मिस प्लस एपिडर्मिस प्लस डर्मिस कंप्लीटली, एपिडर्मिस एंड डर्मिस कंप्लीटली अफेक्टेड। एपिडर्मिस एंड डर्मिस कंप्लीटली क्या हो जाती है, अफेक्टेड देखने को मिलेगा। तो डीप पार्शियल बर्न क्या होता है, एपिडर्मिस और डर्मिस होता है, दोनों पूरी तरीके से कंप्लीटली अफेक्टेड हो जाती है। तो ये कहा जाता है डीप पार्शियल बर्न के नाम से इसको जानते हैं। सुपरफिशियल पार्शियल बर्न क्या होगा, अब इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करें, अगर यहाँ पर स्किन की लेयर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे पाई जाती है डर्मिस होगा। डर्मिस के नीचे क्या होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं, मसल्स होती है, बोन्स होती है, ये सब इस तरीके से पाई जाती है। तो सबसे पहले ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस, एपी यानी एपी का मतलब ही होता है सबसे ऊपर, तो एपी का मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस। डर्मिस, डर्मिस से ऊपर सबसे पाई जाती है डर्मिस, और डर्मिस से जो ऊपर होती है एपी, एपी का मतलब ऊपर, तो डर्मिस से ऊपर क्या है एपिडर्मिस। तो सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर सब, फिर डर्मिस के नीचे आती है सबडर्मिस के नाम से जानते हैं, जिसे सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू सबडर्मिस में कहलाता है, सबका मतलब होता है नीचे। तो डर्मिस के नीचे कौन सा आता है, सबक्यूटेनियस आते हैं, मसल्स आएगा, फैट आएगी, उसके बाद में क्या देखने को मिलता है, बॉल्स देखने को मिलेगा। ये सभी क्या होता है, लेयर बाय लेयर होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर सुपरफिशियल बर्न के बारे में। एक और बर्न है, उसको भी आप साथ के साथ यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। तो थर्ड टाइप का जो बर्न देखने को मिलेगा यहाँ पर, थर्ड टाइप का बर्न देखने को मिलता है, कौन सा होगा, तो यहां पर फुल थिकनेस बर्न की बात कर लेते हैं। फुल थिकनेस बर्न, फुल थिकनेस बर्न के बारे में बात करेंगे कि फुल थिकनेस बर्न क्या होता है। फुल थिकनेस बर्न में क्या होगा, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस मसल्स, बोन सभी क्या हो जाती है, सभी पूरी तरीके से अफेक्टेड हो जाएगा। तो एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, मसल, बोन सभी होती है अफेक्टेड हो जाती है। तो यहां पर एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस प्लस एपी के नीचे पाई जाती है डर्मिस प्लस सबक्यूटेनियस प्लस मसल्स प्लस बॉन, ऑल आर अफेक्टेड। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझने की बात है कि बात करें यहाँ पर तीनों टाइप में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बर्न के बारे में, अकॉर्डिंग टू द डेप्थ, डेप्थ के अनुसार तीन टाइप का बर्न देखने को मिल सकता है। पहला होता है सुपरफिशियल बर्न। अब सुपरफिशियल बर्न में क्या होगा, जो पार्ट होता है, सम पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस इज अफेक्टेड। एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसका अगर कुछ हल्का फुल्का सा पार्ट अफेक्टेड होता है। अगर मान लीजिए आप क्या बना रहे थे, रोटी बना रहे थे, और रोटी में से क्या निकल गई है, हवा निकल करके आपके हाथ पे लग गई और थोड़ा सा हल्का फुल्का सा बर्न हो जाता है, तो यहाँ इस नाम से जाना जाएगा, इसको कहा जाता है सुपरफिशियल बर्न के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर का बर्न होता है पार्शियल बर्न होगा। पार्शियल बर्न टू टाइप का होता है, सुपरफिशियल पार्शियल बर्न और डीप पार्शियल बर्न के नाम से जानते हैं। अब सुपरफिशियल पार्शियल बर्न में क्या होगा, होल एपिडर्मिस, पूरी की पूरी एपिडर्मिस जल गई है, और उसके साथ में जो डर्मिस था उसका सम पार्ट भी अफेक्टेड हो गया है, तो किसमें जाएगा, सुपरफिशियल पार्शियल बर्न में जाएगा। बात करें डीप पार्शियल बर्न में, तो एपिडर्मिस और डर्मिस होती है पूरी तरीके से, अगर यहाँ पर डैमेज हो जाती है एपिडर्मिस और डर्मिस है वो पूरी तरीके से अफेक्टेड हो गई कंप्लीटली, तो डीप पार्शियल बर्न में से रखा जाता है। अब अगर मान लीजिए किसी तरीके से आपका बर्न हुआ है, आप यहाँ पर किसी तरीके का आप पे ऊपर हाथ पे कोयला गिर गया है, गरम गरम, या गरम गरम पानी गिर गया है, या फिर किसी तरीके का और भी कोई गरम चीज थी, दूध था, वो गिर गया है, और उसकी वजह से क्या देखने को मिला, एपिडर्मिस और डर्मिस था पूरी तरीके से अफेक्टेड हो गया, तो उसे जाएगा डीप पार्शियल बर्न में। बात करें फुल थिकनेस बर्न में क्या होता है, अब मान लीजिए आप आग लग गई है कहीं पर, तो आग में अगर आप झुलस जाते हैं पूरी तरीके से, तो किसमें जाएगा, फुल थिकनेस बर्न में देखने को मिलेगा, जिसमें एपिडर्मिस गई आपकी, उसके साथ डर्मिस भी ले गई, सबक्यूटेनियस चला गया, मसल चली गई, बोन दिखाई देने लग जाती है। इन सभी कैटेगरी में क्या होता है, बात करेंगे फुल थिकनेस बर्न में जाती है। तो ये तीन टाइप के किसके अकॉर्डिंग होते हैं, डेप्थ के अकॉर्डिंग तीन टाइप का बर्न होता है। बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ बर्न, बर्न की डिग्री के आधार पर कितने टाइप का देखने को मिल सकता है, तो अकॉर्डिंग टू
डिग्री ऑफ बर्न, बर्न की डिग्री के आधार पर कौन कौन सा इसका क्लासिफिकेशन देखने को मिल सकता है, कितने टाइप का होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, आपको अच्छी तरीके से समझना है। मैं पूरे डिस्टिल वाटर की तरह एक एक टॉपिक आपका क्लियर करता चलूंगा। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ बर्न, बर्न के आधार पर, डिग्री के आधार पर कितने टाइप्स का देखने को मिल सकता है बर्न, तो ये 4 टाइप्स का हो सकता है। डिग्री में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। फर्स्ट डिग्री बात करें यहां पर कौन कौन सी डिग्री हो सकती है, तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। अब ये सभी ट्रीटमेंट एक जगह और दिए जाते हैं। अब जल्दी से, अगर जिसने खाए होंगे पता होगा, अगर कोई जेल में गया है तो वहां पर फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री का क्या दिया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उसको पता होगा जरूर, यहाँ पर सुना होगा आपने। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री के अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ बर्न, बर्न की डिग्री के आधार पर कितने टाइप का बर्न हो सकता है, 4 टाइप का देखने को मिलेगा। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री के आधार पर इनको डिवाइडेड किया गया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन यहाँ पर फर्स्ट डिग्री के बारे में कि फर्स्ट डिग्री बर्न होता है वो किस टाइप का होगा, क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट डिग्री बर्न की बात करें, फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, क्या देखने को मिलेगा, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। बात करें अगर फर्स्ट डिग्री बर्न का, तो ये कौन सा बर्न देखने को मिलेगा, ये सुपरफिशियल बर्न होता है जिसमें एपियर पिंक और रेड कलर का देखने को मिलेगा। तो इट इज ए सुपरफिशियल बर्न। अब सुपरफिशियल बर्न आपने पढ़ा था जिसमें कि सम पार्ट ऑफ एपिडर्मिस इज अफेक्टेड होता है, तो ये क्या होता है, सुपरफिशियल बर्न होता है। स्किन कैसे देखने को मिलेगी, तो स्किन इज रेड और पिंक और रेड एंड पिंक कलर का इसमें स्किन देखने को मिलता है। आगे बात करें अगर यहाँ पर, तो ये क्या होता है, मेनली सुपरफिशियल बर्न होता है जिसमें केवल और केवल क्या होगा, एपिडर्मिस का संपार्ट होता है, अफेक्टेड होता है, स्किन होगा वो पिंक और रेड कलर की हो जाती है। स्किन में पेन प्रेजेंट होगा, पेन होगा या नहीं होगा, तो जब भी आपने देखा होगा पेन इज प्रेजेंट, जब भी आप जलते हैं, हल्का मुल्का जलते हैं तो पेन होता है, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से सीवियर बर्न हो जाता है। फोर्थ डिग्री, थर्ड डिग्री का, तो थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री में पेन में बर्न नहीं होता है, बर्न में पेन नहीं होगा। कौन से में नहीं होता है, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यह सोचकर आंसर नहीं देना है कि जब भी अपन जलते हैं तो दर्द होता है मेरे दोस्तों, फर्स्ट डिग्री में होता है, सेकंड डिग्री में होता है, लेकिन थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री ऐसे बर्न होते हैं जिनमें पेन नहीं होता है, पेन लेस होते हैं। क्यों पेन नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जो आपका नर्व स्टिमुलाई होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, नर्व एंडिंग्स होती है, वो भी जलकर खाक हो जाती है। जो पेन के लिए जिम्मेदार होती है, किसी भी सेंसेशन के लिए जो जिम्मेदार होती है, नर्व ही होती है। जब नर्व ही नहीं बचेगा तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब नर्व स्टिमुलाई नहीं देगा पेन का, तो वहां पर पेन भी नहीं होने वाला है। तो थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री में पेन एब्सेंट होता है, लेकिन फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री में पेन होगा, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर पेन होगा, प्रेजेंट होता है, यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये बर्न होता है वो हील हो जाता है 7 डेज में। तो हॉस्पिटलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां पर आपको हॉस्पिटलाइजेशन, आपको ये नहीं है कि छोटा मोटा सा हल्का सा बर्न हुआ है तो उसमें आपको हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट होने की आवश्यकता नहीं होती है। हॉस्पिटलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, यहां पर हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती है। आगे अगर बात करें ये हील्स कितने दिन में हो जाएगा, तो इट हील्स विथ इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर में आपका ये घाव है, छोटा मोटा बर्न था वो ठीक हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ बर्न में 4 डिग्री के बर्न होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। बात करें यहां पर बर्न में, तो इट हैज द फर्स्ट डिग्री में ये सुपरफिशियल बर्न होता है जिसमें सम पार्ट ऑफ एपिडर्मिस होगा, अफेक्टेड होता है, रेड और पिंक कलर का देखने को मिलेगा, पेन प्रेजेंट होता है, हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है, 7 डेज में हील हो जाता है। बात करें अगर सेकंड टाइप के बर्न का, सेकंड डिग्री बर्न के बारे में बात करें, यहां पर सेकंड डिग्री बर्न के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड डिग्री बर्न होता है किस टाइप का, क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा। तो सेकंड डिग्री बर्न भी क्या इसी तरीके से कुछ उसके अपीयरेंस देखने को मिलते हैं। तो सुपरफिशियल, पार्शियल, सेकंड डिग्री बर्न कौन सा टाइप का होगा, सुपरफिशियल। अब ये सुपरफिशियल, पार्शियल बर्न,
अब ये पार्शियल बर्न होता है सेकंड डिग्री, लेकिन पार्शियल बर्न में भी कौन सा होगा, टू टाइप का होता है पार्शियल बर्न, सुपरफिशियल एंड डीप पार्शियल। तो सुपरफिशियल पार्शियल बर्न होता है वो देखने को मिलेगा सेकंड डिग्री बर्न होता है। सुपरफिशियल पार्शियल बर्न होता है ये क्या होगा, सुपरफिशियल पार्शियल बर्न होगा जिसमें होल एपिडर्मिस प्लस सम पार्ट ऑफ डर्मिस होती है वो अफेक्टेड हो जाती है। स्किन होगा रेड और पिंक कलर की देखने को मिलेगी, तो स्किन का कलर इसमें स्किन इज रेड और पिंक, इसमें भी स्किन होती है और रेड और पिंक कलर की स्किन इसमें देखने को मिलती है। आगे बात करें तो सीवियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहां से आता है, दो क्वेश्चन आएंगे कि सबसे ज्यादा पेन किसमें होता है, तो सीवियर पेन इज प्रेजेंट, सीवियर और इंटेंस पेन होता है किसमें देखने को मिलता है, तो सेकंड डिग्री बर्न में सीवियर पेन होता है। सबसे ज्यादा पेन किसमें होता है, सेकंड डिग्री बर्न में सबसे ज्यादा पेन होता है। बात करें यहां पर कि सेकंड डिग्री में सबसे ज्यादा पेन होगा और इसके साथ साथ में एक और स्टार मार्क लगा करके 5 स्टार लगा करके क्वेश्चन नोट करिए कि जो यहाँ पर ग्लिस्टर फॉर्मेशन होता है कौन से डिग्री में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर सेकंड डिग्री में ब्लिस्टर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ब्लिस्टर का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी आप जलते हैं तो वहां पर आपके फफोड़े बन जाते हैं, उन फफोड़ों को नाम दिया जाता है ब्लिस्टर के नाम से जाना जाता है। जब भी आप जलते हैं यहाँ पर फ्लूइड का फिल्ड कैविटी बन जाती है और इन फ्लूइड फिल्ड को ही क्या कहा जाता है, ब्लिस्टर के नाम से जानते हैं। तो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ब्लिस्टर का फॉर्मेशन कौन सी स्टेजेस ऑफ बर्न में देखने को मिलता है, कौन से डिग्री ऑफ बर्न में देखने को मिलेगा, सेकंड डिग्री में देखने को मिलता है। हीलिंग्स की बात करें यहां पर तो इट हील्स, ये बर्न होता है सेकंड डिग्री बर्न, वो इट हील्स विथ इन 21 डेज, 21 दिन में हील्स हो जाता है। तो 21 दिन में या 21 डेज में हीलिंग होती है उसके हो जाती है। तो यहाँ पर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है यहाँ पे, और हीलिंग होती है वो भी 21 दिन में हो जाती है। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के बारे में अगर डिस्कस करें फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री में, तो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है उसमें केवल सुपरफिशियल बर्न होगा, सम पार्ट ऑफ एपिडर्मिस अफेक्टेड होता है, स्किन कलर होगा रेड और पिंक कलर का ही होता है, हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है और पेन प्रेजेंट होता है और ये हील्स हो जाता है 7 दिन में। जबकि बात करें सेकंड डिग्री बर्न के बारे में, तो सेकंड डिग्री बर्न होता है सबसे ज्यादा पेनफुल होता है, सीवियर पेनफुल होगा और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है। सुपरफिशियल पार्शियल बर्न होता है जिसमें सम पार्ट ऑफ एपिडर्मिस, वो होल पार्ट ऑफ एपिडर्मिस प्लस सम पार्ट ऑफ डर्मिस होता है, अफेक्टेड होगा, रेड और पिंक कलर का हो जाता है और हील्स हो जाता है 7 से 21 दिन में ये हील्स हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड डिग्री बर्न के बारे में बात करेंगे। तो थर्ड डिग्री बर्न होता है वो कौन सा बर्न होगा, तो डीप पार्शियल बर्न होता है। वो कैसा होता है, थर्ड डिग्री बर्न डीप पार्शियल बर्न होता है। मेनली इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस कंप्लीटली अफेक्टेड हो जाएगी। बात करेंगे पेन होगा, पेन होता है आप मैंने पहले पढ़ा दिया है कि पेन थर्ड और फोर्थ डिग्री में पेन होता है, एब्सेंट होता है और यहाँ पर स्कार का फॉर्मेशन होगा, एस्कार फॉर्मेशन। अब एस्कार क्या होता है, ये एक क्या होते हैं, नॉन हार्ड इलास्टिक डेड टिश्यू होते हैं और उसकी नॉन हार्ड और इलास्टिक, नॉन इलास्टिक डेड टिश्यू होते हैं, नॉन इलास्टिक हार्ड टिश्यू लेयर होती है और मेनली क्या कर देती है, डेंजरस होती है। केस ऑफ द सर्कमफेरेंशियल बर्न के केस में ये डेंजर हो सकती है। तो बढ़ते हैं अपन थर्ड टाइप के बर्न के बारे में, थर्ड डिग्री बर्न पढ़ेंगे। अब आपको थर्ड डिग्री बर्न के बारे में मैंने पूरा पढ़ा दिया है कि यहाँ पर पेन होगा, एब्सेंट होगा, डीप पार्शियल बर्न का टाइप होता है। बर्न का टाइप में थर्ड डिग्री बर्न होगा, कौन से टाइप का होता है, डीप पार्शियल बर्न होता है। आगे बढ़ते हैं, अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको मेनली देखने को मिलेगा कि इसमें पेन होगा, एब्सेंट होता है, एस्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा। एस्कार क्या होता है, एक हार्ड नॉन इलास्टिक डेड टिश्यू की लेयर होती है और ये डेंजर हो सकती है अगर सर्कमफेरेंशियल बर्न हो जाता है। तो उस केस में अब सर्कमफेरेंशियल बर्न क्या होता है, मान लीजिए एक बर्न आपका इस साइड हुआ तो ये सर्कमफेरेंशियल बर्न नहीं है, लेकिन पूरा हाथ में हो गया है तो यहाँ पर पूरी तरीके से दोनों साइड से यहाँ पर नॉन हार्ड इलास्टिक टिश्यू की लेयर बन जाएगी और यहाँ पर सर्कमफेरेंशियल पूरी दोनों साइड से चारों तरफ से
तो यहाँ पर क्या होगा, वो नॉन हार्ड इलास्टिक टिश्यू होता है, वो कंप्रेशन कर देगा ब्लड वेसल्स का, जिसकी वजह से जो डिस्टल बॉडी पार्ट है उसमें ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से नेक्रोसिस देखने को मिलता है। तो इमरजेंसी कंडीशन होती है यहाँ पर, और यहाँ पर एस्केरोटोमी परफॉर्म करना पड़ता है। एस्केरोटोमी का मतलब होता है जो भी एस्कार का फॉर्मेशन हुआ था उसको काट करके हटाया जाता है। यहाँ पर किसी तरीके के एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये पेनफुल नहीं होता है, पेनलेस सर्जरी होती है। बात करते हैं यहाँ पर थर्ड डिग्री बर्न के बारे में। थर्ड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न के बारे में बात करेंगे कि थर्ड डिग्री बर्न क्या होता है। तो यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है इट इज ए डीप पार्शियल बर्न, डीप पार्शियल बर्न, डीप पार्शियल बर्न देखने को मिलेगा। और डीप पार्शियल बर्न में आपने पढ़ा है क्या क्या हो सकता है। तो डीप पार्शियल बर्न में मेनली क्या होता है, फॉर ऑल एपिडर्मिस एंड डर्मिस होती है और कंप्लीटली अफेक्टेड, एपिडर्मिस प्लस डर्मिस कंप्लीटली अफेक्टेड, एपिडर्मिस और डर्मिस होती है वो कंप्लीटली क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाएगा। तो इट इज ए डीप पार्शियल बर्न होता है जिसमें एपिडर्मिस और डर्मिस होती है वो कंप्लीटली अफेक्टेड देखने को मिलेगा। एपिडर्मिस और डर्मिस होती है ये पूरी तरीके से कंप्लीटली अफेक्टेड हो जाएगी। बात करें अगर स्किन किस तरीके की हो जाती है, तो स्किन होगा वो या तो व्हाइट ब्लैक, या तो व्हाइट हो सकती है, ब्लैक या फिर ब्राउन कलर की स्किन देखने को मिलेगा। व्हाइट, ब्लैक और ब्राउन कलर की स्किन देखने को मिलती है। थर्ड डिग्री बर्न में व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक कलर का स्किन देखने को मिलेगा। बात करें पेन की, तो पेन होता है एब्सेंट होता है, यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी पेन सेंसेशन नहीं पाया जाएगा। उसमें कितना ही बर्न हो गया लेकिन उसको दर्द नहीं होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा राहत की सांस हो सकती है। डीप है लेकिन थोड़ा सा यही है कि पेन नहीं होता है। सेकंड डिग्री में बहुत ज्यादा एक्सेसिव पेन होता है, बर्न का केस होता है, बहुत डेंजर केस होता है, यहाँ पर जान जाती नहीं है और नींद आती नहीं है, वो वाली सिचुएशंस पैदा हो जाती है। बात करें कि एस्कार फॉर्मेशन, एस्कार का फॉर्मेशन किसमें होता है, तो एस्कार फॉर्मेशन थर्ड डिग्री के बर्न में देखने को मिलेगा। अब एस्कार क्या होता है, अगर एस्कार के बारे में बात करें, एस्कार क्या होगा, एक हार्ड नॉन इलास्टिक डेड टिश्यू की लेयर होती है। तो एस्कार क्या होता है, इट इज ए हार्ड नॉन इलास्टिक, इट इज ए हार्ड नॉन इलास्टिक टिश्यू लेयर, इट इज ए हार्ड नॉन इलास्टिक टिश्यू लेयर होती है और इट इज डेंजरस, इट इज डेंजरस इन सर्कमफेरेंशियल बर्न, इट इज डेंजर होती है, इट इज डेंजर इन द सर्कमफेरेंशियल बर्न, सर्कमफेरेंशियल बर्न के केस में डेंजर हो सकती है। अब बात करते हैं सर्कमफेरेंशियल बर्न क्या होता है। तो यहां पर मान लीजिए इस साइड से अगर मान लीजिए बर्न हुआ है तो इसको सर्कमफेरेंशियल नहीं कहेंगे। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है पूरी परिधि में। इस टाइप में अगर पूरे हाथ का दोनों साइड से बर्न हो जाता है, पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, उस टाइप में क्या बनेगा, एस्कार का फॉर्मेशन बन जाएगा कि नॉन इलास्टिक हार्ड टिश्यू लेयर का एक फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे सर्कमफेरेंशियल बर्न होगा। तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, आगे वाली जो डिस्टल पार्ट की बॉडी सप्लाई होती है वो क्या हो जाएगी, तो ड्यू टू द सर्कमफेरेंशियल बर्न के कारण क्या होगा, जो लोअर बॉडी पार्ट होता है उसकी ब्लड सप्लाई होती है डिक्रीज हो जाएगी। लोअर बॉडी पार्ट ब्लड सप्लाई डिक्रीज एंड नेक्रोसिस डेवलप, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहां पर नेक्रोसिस होता है वो डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो गई, उसकी वजह से नेक्रोसिस का फॉर्मेशन होने लग जाता है और इट इज ए इमरजेंसी कंडीशन होती है। यहाँ पर क्या किया जाता है, ये क्या है, इमरजेंसी कंडीशन है और उसमें एस्केरोटोमी एस्केरोटोमी परफॉर्म की जाती है। एस्केरोटोमी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर एस्कार फॉर्मेशन का यहाँ पर रिमूवल किया जाता है, यहाँ पर डेड टिश्यूज को, उसी को एस्केरोटोमी के नाम से जानते हैं। तो एस्केरोटोमी होती है विदाउट एनेस्थीसिया की जाती है। यहाँ पर सम पार्ट ऑफ द कंप्रेशन होने की वजह से
क्या होगा, यहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होगा और उसके आगे नेक्रोसिस हो जाता है। तो यहाँ पर एस्केरोटोमी परफॉर्म करते हैं, जिसमें जो एस्कार फॉर्मेशन हुआ था उसको एस्कार को रिमूव किया जाता है। ये एक पेनलेस सर्जरी होती है, इसलिए यहाँ पर एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये सभी किसमें देखने को मिलेगा, थर्ड डिग्री बर्न में देखने को मिलता है। आगे बढ़े अगर फोर्थ डिग्री बर्न के बारे में बात करें, फोर्थ डिग्री बर्न, फोर्थ डिग्री बर्न होता है किस टाइप का होगा, क्या क्या इसमें देखने को मिलता है। तो फोर्थ डिग्री बर्न होता है वो डीप थिकनेस बर्न होगा। जो डीप थिकनेस बर्न होता है कौन सा टाइप का होता है, तो फुल थिकनेस बर्न या डीप थिकनेस बर्न के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आप इसको डीप या फिर फुल थिकनेस बर्न, डीप थिकनेस बर्न या फुल थिकनेस बर्न के नाम से इसको जाना जाएगा। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ भी पेन होता है वो एब्सेंट होगा, तो पेन इज एब्सेंट होता है। बात करें यहाँ पर स्किन के अपीयरेंस की, तो स्किन इज रेड, सॉरी स्किन इज ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट एंड ब्लैक कलर की स्किन देखने को मिलेगी। व्हाइट प्लस व्हाइट एंड ब्लैक कलर का, व्हाइट या फिर ब्लैक कलर की स्किन होती है, देखने को मिलती है। क्या क्या इसमें अफेक्टेड होगा, तो फोर्थ डिग्री बर्न में सब कुछ चला जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या अफेक्टेड होता है, सबसे पहले एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस मसा सबकुटेनियस प्लस मसल्स प्लस बोन प्लस नर्व, ये सभी क्या होती है यहाँ पर अफेक्टेड हो जाती है। आगे बात करें तो पेन होगा, एब्सेंट होता है, स्किन होती है व्हाइट और ब्लैक कलर की देखने को मिलेगा। डेब्राइडमेंट और द एम्पुटेशन में भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर टिश्यू डेब्राइडमेंट एंड टिश्यू, या तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, टिश्यू डेब्राइडमेंट की आवश्यकता होती है और एम्पुटेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो टिश्यू डेब्राइडमेंट एंड एम्पुटेशन, टिश्यू डेब्राइडमेंट और एम्पुटेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। एम्पुटेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी तरीके के कोई अंग को काट करके हटा देना, एम्पुटेशन कहलाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर नेक्रोसिस डेवलप हो गया तो यहाँ से नेक्रोसिस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और पूरी जान को खतरा हो सकता है। अब जान बचाने के लिए अगर आपको हाथ काटना पड़े, पैर काटना पड़े, तो आप काट सकते हैं और इसी को एम्पुटेशन के नाम से जानते हैं। बात करें टिश्यू डेब्राइडमेंट क्या होता है, टिश्यू डेब्राइडमेंट का मतलब होता है कि जो भी रिमूवल ऑफ द डेड टिश्यू होते हैं उनका रिमूवल किया जाता है। तो यहां पर बात करेंगे टिश्यू डेब्राइडमेंट का क्या मतलब होता है, तो रिमूवल ऑफ द डेड टिश्यू, अगर डेड टिश्यू को रिमूवल किया जाता है, डेड टिश्यू का रिमूवल कर देते हैं तो उसे ही नाम दिया जाता है डेब्राइडमेंट के नाम से जानते हैं। तो रिमूवल ऑफ द डेड टिश्यू इज नोन एज द टिश्यू डेब्राइडमेंट के नाम से इसको जानते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग की यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ती है, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, स्किन ग्राफ्टिंग, स्किन ग्राफ्टिंग इज रिक्वायर्ड। यहां पर क्या होता है, स्किन ग्राफ्टिंग की रिक्वायर्ड देखने को मिलेगा। स्किन की ग्राफ्टिंग करनी होती है। स्किन ग्राफ्टिंग कौन कौन से टाइप की हो सकती है, ये सभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर बात करेंगे स्किन ग्राफ्टिंग के बारे में तो मेनली कौन कौन सी देखने को मिल सकती है, एलोग्राफ्ट हो सकता है, आइसोग्राफ्ट देखने को मिलेगा, हेटेरोग्राफ्ट जिसे हेटेरोग्राफ्ट हो सकता है। बात करें आइसोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट के बारे में बात करेंगे, आइसो सिनर्जी ग्राफ्ट हो सकेगा। और या बात करेंगे आइडेंटिकल ट्विन से लिया जाता है, सिनर्जी ग्राफ्ट के नाम से जानते हैं। तो सभी कौन कौन से स्किन ग्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है उन सभी के बारे में वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। लेकिन बात करेंगे यहाँ पर दो टाइप के बर्न पढ़ लिए हैं आपने, अकॉर्डिंग टू डेप्थ के आधार पर पढ़ लिया, जहां पर सुपरफिशियल बर्न देखने को मिला, पार्शियल बर्न देखने को मिला। पार्शियल में टू टाइप का पढ़ा, सुपरफिशियल पार्शियल बर्न और डीप पार्शियल बर्न, और थर्ड पढ़ा है अपने फुल थिकनेस बर्न, यहाँ पर डीप थिकनेस बर्न के नाम से जाना। बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ बर्न के आधार पर पूछा जाए तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री होगा। अब आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ बर्न की, सीवियरिटी के आधार पर कितने टाइप का होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो जब भी आपको सीवियरिटी की बात की जाती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर आपने पढ़ते आए हैं, यहाँ पर फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आए हैं। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ये सीवियरिटी के आधार पर होता है, कुछ भी होना है सीवियरिटी के आधार पर होता है। तो माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा, सीवियर, तीन टाइप का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी के आधार पर कितने टाइप का बर्न होता है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बाद में आप पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी के बारे में। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर तीन टाइप का बर्न देखने को मिलेगा। थर्ड बर्न है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी,
ऑफ बर्न। बर्न की सीवियरिटी के आधार पर बर्न कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का देखने को मिलेगा, 3 टाइप्स का होता है। इसमें कौन कौन सा होगा? माइल्ड, सेकंड नंबर पे होता है मॉडरेट, और 3 लाइन भरते थे आप हमेशा फर्स्ट ईयर से। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, ये 3 टाइप का यहाँ पर बर्न देखने को मिलता है। 3 की जगह लोग 6 लाइन भरते थे, एक एक पे 1 लाइन लिख के 1 लाइन छोड़ते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉपियां भर के वहां पर आपने क्या लूटी है? वाह वाही लूटी है। तो यहाँ पर लेकिन वहां वाई वाई लूटने से काम नहीं चलेगा। अब आपको कॉम्पिटिशन के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा शार्पफुल माइंड से आपको पढ़ना है, रटना नहीं है, यहाँ पर समझना है किस तरीके से क्या होता है। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर 3 टाइप से देखने को मिल सकता है। अब बात करें माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर का, तो फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री में क्या होगा? एक साथ रखना है। थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री को एक साथ लिखना है। तो यहां पर अगर आप लिखना चाहें, यहां पर एक टेबल बना लीजिए, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर की यहां पर आपको टेबल बनानी है। सेकंड में आपको लिखना है फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री, और यहां पर आपको लिखना है थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। थर्ड एंड फोर्थ डिग्री, फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री एंड थर्ड एंड फोर्थ डिग्री में क्या क्या होगा? तो बात करें अगर यहाँ पर माइल्ड का, तो माइल्ड में कितने परसेंट का बर्न देखने को मिलता है? तो अगर फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री 10% से कम होता है तो इसे किस नाम से जानते हैं? अगर फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री में 10% से कम बर्न होता है तो इसे नाम दिया जाता है माइल्ड के नाम से जानेंगे। और अगर 10 से लेकर के 20% बर्न होता है मॉडरेट कहलाएगा। और मोर देन 20% अगर बर्न हो जाता है तो इसे नाम दिया जाता है फर्स्ट और सेकंड डिग्री। अब यहाँ पर आपको कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री में किसको कहेंगे? तो अगर मान लीजिए फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री का बर्न है और उसमें 10% से टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है, 10% से कम है, किसमें जाएगा? माइल्ड में जाएगा। 10 से 20% बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है, मॉडरेट में रखना है फर्स्ट और सेकंड डिग्री वाले को। बात करें अगर बर्न है फर्स्ट और सेकंड डिग्री का है और 20% से ज्यादा बॉडी सरफेस एरिया अफेक्टेड हो गया तो सीवियर बर्न कहलाएगा। माइल्ड की बात करें तो सेकंड डिग्री और सॉरी थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री में माइल्ड नहीं होता है, हमेशा सीवियर बर्न या माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर बर्न में जाएगा। मॉडरेट बर्न में अगर बॉडी सरफेस एरिया 2 to 5% बर्न हुआ है, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री का बर्न है और बॉडी सरफेस एरिया 2 से 5% जल गया है या बॉडी सरफेस एरिया अफेक्टेड हुआ है 2 से 5%, तो वो थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री में मॉडरेट में जाएगा। बात करें अगर यहाँ पर सीवियर कब कहोगे तो सीवियर 10 या 10% से ज्यादा बॉडी सरफेस एरिया बर्न हो जाता है तो उसे नाम दिया जाता है सीवियर के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त होती है कि जो बर्न था वो या तो थर्ड डिग्री का होना चाहिए या फिर फोर्थ डिग्री। अगर थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री का बर्न है और उसमें 10% से ज्यादा या 10 या 10% से ज्यादा बॉडी सरफेस एरिया बर्न हो गया है या अफेक्टेड हो गया है तो उसे सीवियर बर्न के नाम से जानते हैं। तो ये सारणी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करें कि ऐसे कौन से बर्न होते हैं या कहां के बर्न होते हैं जिनको हमेशा सीवियर कैटेगरी में माना जाता है। तो बर्न ऑफ द face, chest and genital organ always consider severe। अब मान लीजिए, अब आपको एक क्वेश्चन समझना है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अगर जब भी बर्न होता है, फेस का बर्न हो जाए या फिर चेस्ट का बर्न हो जाए या फिर आपके जो जेनाइटल्स एरिया होते हैं उनका बर्न होता है, हमेशा उनको सीवियर कैटेगरी में रखना है। कभी भी माइल्ड और मॉडरेट में उनको नहीं रखा जाता है। इन तीनों जगह पे फेस का, चेस्ट का और जेनाइटल ऑर्गन का परसेंटेज से मतलब नहीं है, चाहे 5% हो, 10% हो, 20% हो, 50% हो, सभी केस में हमेशा सीवियर कैटेगरी में उनको रखना है। अब बात करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया का किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है, कैसे पता करोगे कि कितना परसेंट बॉडी पार्ट है वो अफेक्टेड हुआ है, और उसी के लिए टोटल बॉडी सरफेस एरिया का यूज करने के लिए कैलकुलेशन का यूज करेंगे। किस तरीके से पता करोगे कि अगर हाथ में जला है, पैर जला है,
मुंह जल गया है, हेड जल गया है, नेक जल गई है, कितना परसेंटेज उसका बॉडी पार्ट जला है, तो उसके लिए यहां पर कैलकुलेशन ऑफ बॉडी सरफेस एरिया बर्न, बॉडी सरफेस बीएसए का मतलब होता है बॉडी सरफेस एरिया बर्न का आप किस तरीके से कैलकुलेशन करोगे। टीबीए का, टीबीएसए का टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है उसका किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। तो टोटल बॉडी सरफेस एरिया किस टाइप का बर्न होता है, कितना बर्न होता है, किस तरीके से आप कंसीडर करोगे, उन सभी को कैलकुलेशन करना है बॉडी सरफेस एरिया बर्न का। तो यहाँ पर टू टाइप्स के मेथड यूज किए जाते हैं या टू रूल्स यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ पर टू रूल्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट रूल की बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रूल, तो रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 का रूल यूज किया जाता है। रूल ऑफ 9 यहां पर यूज किया जाएगा। रूल ऑफ 9 क्या होता है, किसके लिए यूज किया जाता है, तो यूज्ड फॉर अडल्ट, अगर कोई अडल्ट पर्सन है तो उसके लिए जो रूल यूज किया जाता है वो कौन सा रूल यूज किया जाएगा। रूल ऑफ 9 होता है, यूज किया जाता है अडल्ट पर्सन के लिए बर्न के केस में यूज किया जाने वाला रूल्स होता है, उसे रूल ऑफ 9 के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर रूल ऑफ 9 आपको याद रखना है, किसके लिए यूज करते हैं, अडल्ट के लिए यूज किया जाता है। किसने दिया था, ये सबसे पहले डेवलप किया था या गिवन बाय वेलेस, वेलेस ने इसको दिया था। यहां पर रूल ऑफ 9 किसने दिया, वेलेस ने दिया। किसके लिए दिया, टोटल बॉडी सरफेस एरिया को बर्न का कैलकुलेशन करने के लिए दिया। किसमें दिया, अडल्ट में दिया। अगर अडल्ट में टोटल बॉडी सरफेस एरिया का बर्न निकालना है तो आपको उसके लिए रूल ऑफ 9 का यूज करना पड़ेगा। वेलेस ने दिया था। अब किस तरीके से इसको डिवाइडेड किया गया है, कहां का बर्न कितना परसेंट होगा, तो यहां पर आपको याद रखना है हेड एंड नेक, अगर बर्न है वो हेड और नेक का है, कितने परसेंटेज दोगे इसको, तो यहाँ पर 9% देना है। अगर किसी पर्सन का हेड और नेक है वो बर्न हो गई है तो उसे कितना परसेंटेज देना है, 9% देना है। एंटीरियर ट्रंक को कितना परसेंट दोगे, अगर एंटीरियर ट्रंक है पूरा जल गया है तो कितना परसेंट दोगे, 18% देना है। बात करें पोस्टीरियर ट्रंक का, पोस्टीरियर ट्रंक जल जाता है तो उसे कितना परसेंट देते हैं, 18% देते हैं। बात करें अपर आर्म का, अपर आर्म को कितना परसेंटेज दोगे, तो अपर आर्म को दिया जाता है 18% देते हैं, जिसमें 9 इंटू 2, दो एक आर्म को 9%, दोनों आर्म को 18% दिया जाता है। तो 9 एक 9, 9 दूनी 18, दोनों की बात करेंगे। लोअर एक्सट्रीमिटीज की बात करें, लोअर एक्सट्रीमिटीज में कितना परसेंट बर्न दोगे, तो यहाँ पर 18 प्लस 18 36% बर्न दिया जाता है। तो यहाँ पर एक लोअर एक्सट्रीमिटी जली है, 18 देंगे, दोनों जल गई है, तो यहाँ पर 36% का बर्न काउंटिंग करते हैं। बात करें यहाँ पर जेनाइटल एरिया के बारे में, अगर जेनाइटल एरिया का बर्न हुआ है तो कितने परसेंटेज बर्न में जाएगा, उसको दिया जाता है 1%। तो ये टोटल मिलाकर के पूरे आपके 100% हो जाते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन आप जब भी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि किस तरीके से कौन से एरिया का बर्न होता है, कितना दिया जाता है। हेड का, अगर किसी, अभी यहाँ पर समझिए, अगर किसी पर्सन का हेड और नेक बर्न हो जाती है उसको देंगे 9% बर्न में काउंटिंग करना है। बात करें अगर किसी का एंटीरियर ट्रंक जल जाता है, नेक से नीचे वाला पोर्शन, शोल्डर से लेकर के आपका पूरा पैल्विक तक का एंटीरियर पोर्शन चला जाता है या जल जाता है तो उसे 18% देना है। पोस्टीरियर पोर्शन अगर किसी का अफेक्टेड है या जल गया है तो पीछे वाले पोर्शन का, बैक वाले पोर्शन को कितना परसेंट, 18%। बात करें पॉइंट अपर एक्सट्रीमिटीज में, अपर एक्सट्रीमिटीज में यहाँ पर पूरा दिया जाता है, एक अपर एक्सट्रीमिटीज को 9%, दूसरी अपर एक्सट्रीमिटी को 9%, तो टोटल हो गया 18% हो गया। बात करें लोअर एक्सट्रीमिटीज की, तो लोअर एक्सट्रीमिटी एक लोअर एक्सट्रीमिटी को 18%, दोनों को 18 36%, तो टोटल 36% देंगे। अगर जेनाइटल एरिया का बर्न होता है तो इसे स्पेसिफाई करके 1% में रखा जाता है। तो रूल ऑफ 9 के अनुसार किस तरीके से कौन से बर्न को कितना टाइप में, कौन से पार्ट को कितना परसेंटेज दिया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी किताब में साथ के साथ में यहाँ पर नोट बनाते चलिए। यहाँ पर
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूल ऑफ 9, जो कि मेनली यूज किया जाता है। यहाँ पर अगर पूछा जाए स्पेसिफाई करके, दोनों दिए जाते हैं, रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 5, तो आपको बेस्ट आंसर देना है रूल ऑफ 9। लेकिन बात पूछ ली जाती है चिल्ड्रंस स्पेसिफाई करके पूछा जाएगा, आपको आंसर देना होगा रूल ऑफ 5। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़े, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं कि रूल ऑफ 5 के बारे में पढ़ेंगे। आपने रूल ऑफ 9 पढ़ लिया है, तो रूल ऑफ 5 की बारी आती है कि रूल ऑफ 5 क्या कहता है, किसने दिया था। तो इसके बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखनी है। रूल ऑफ 5 भी मेनली यूज करते हैं चिल्ड्रंस में, यूज किया जाता है। किसने दिया था, ये डेवलप किया था लिंच एंड ब्लॉकर ने इसको। सेकंड नंबर पे बात करेंगे टोटल बॉडी सरफेस एरिया के कैलकुलेशन के लिए। तो यहां पर आपको याद रखना है कि किसने दिया था, कौन सा है। तो रूल ऑफ 5 था, किसने दिया, रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 है, ये मेनली किसके लिए यूज किया जाता है, तो यूज्ड फॉर चिल्ड्रंस के लिए यूज किया जाता है। इट इज गिवन बाय द, किसने दिया था, लिंच एंड ब्लॉकर ने इसको दिया था। तो इट इज गिवन बाय लिंच एंड ब्लॉकर ने रूल ऑफ 5 दिया था। रूल ऑफ 5 है, यूज किया जाता है चिल्ड्रंस के लिए। इट इज गिवन बाय द लिंच एंड ब्लॉकर ने इसको यूज किया था। अब बात करते हैं यहां पर किस तरीके से इसका कैलकुलेशन करना है। तो यहां पर आपको सबसे पहले बॉडी पार्ट्स का याद रखना है। बॉडी पार्ट सेकंड नंबर पे बात करें, अगर 0 से लेकर के 5 ईयर तक का चाइल्ड है, या फिर सेकंड नंबर पे बात करते हैं 5 से लेकर के 10 साल का चाइल्ड है, 5 to 10 ईयर। और थर्ड नंबर पे बात करेंगे अगर मोर देन 10 ईयर का चाइल्ड है, तो उसमें किस तरीके से बॉडी सरफेस एरिया बर्न का कैलकुलेशन करोगे। तो बॉडी पार्ट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर बॉडी पार्ट्स की मैं बात करूं हेड और नेक के बारे में, हेड और नेक के बारे में, तो कितना परसेंटेज दिया जाएगा, हेड एंड नेक। हेड एंड नेक की बात करते हैं। सेकंड नंबर पे बात करें तो यहां पर एंटीरियर ट्रंक, पोस्टीरियर ट्रंक, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी को कितना परसेंटेज देना है। तो 0 से 5, अगर 5 साल तक का बच्चा है, 0 से लेकर 5 साल तक का बच्चा है, तो उसमें सभी को हेड एंड नेक कितना परसेंट देना है, 20% देना है। एंटीरियर ट्रंक को 20% दे दो, पोस्टीरियर ट्रंक को 20% दे दो, अपर एक्सट्रीमिटी 20% में जाएंगे, लोअर एक्सट्रीमिटी 20% में जाएगा। तो सभी होते हैं हेड और नेक को 20% देना है, एंटीरियर ट्रंक को 20% देना है, पोस्टीरियर ट्रंक को 20%, एंटीरियर ट्रंक को 20%, अपर एक्सट्रीमिटी 20% में और लोअर एक्सट्रीमिटी 20% में। सभी को 5 भाग करके बॉडी के 5 पार्ट बना करके पूरे में बराबर इक्वल यहां पर डिवाइडेशन कर देना है, 20-20% करके पांचों पार्ट को दे देना है। लेकिन बात करें अगर 5 to 10 ईयर का चाइल्ड है, तो 5 to 10 ईयर में क्या देखने को मिलेगा। तो 5 से 10 साल का अगर बच्चा होता है, तो हेड एंड नेक को कितना परसेंटेज देना है, 15% देना है। एंटीरियर ट्रंक और पोस्टीरियर ट्रंक को 17.5 17.5%, पोस्टीरियर ट्रंक भी 17.5%। बात करें अपर एक्सट्रीमिटी को 20% देना है, लोअर एक्सट्रीमिटी को 30%। तो टोटल कितना हो गया, 100% हो गया। 30-20-50 और 17.5 35 और 15 50, तो 50-50 100% हो गया। बात करते हैं 10 साल से बड़ा चाइल्ड है, तो हेड एंड नेक को कितना परसेंटेज देना है, 10% देना है। एंटीरियर ट्रंक को कितना परसेंट दोगे, 20% देते हैं। पोस्टीरियर ट्रंक को 20% दोगे, अपर एक्सट्रीमिटी को 20% देना है, लोअर एक्सट्रीमिटीज को 30% एरिया देना है। तो 10-20-30, 30-20 50 और 50 और 50 100। तो यहाँ पर पूरी तरीके से सभी की जब आप काउंटिंग करोगे, सभी में 100% का टोटल डिवाइडेशन हो गया। यहाँ पर 20-5 100, 15 17.5 35 और 15 70, सॉरी 35 और 15 50 और 50 और 50 100। और यहाँ पर 10-20 30, 30-20 50 50 30
50 और 30 80 और 20 100, तो सभी में 100% का कैलकुलेशन कर दिया। हेड एंड नेक को बात करें, अगर 0 से 5 साल का बच्चा है, बॉडी पार्ट को 5 टुकड़ों में डिवाइडेड कर दो। हेड और नेक को 20%, एंटीरियर ट्रंक को 20%, पोस्टीरियर ट्रंक को 20%, अपर एक्सट्रीमिटी 20%, लोअर एक्सट्रीमिटी 20%। 5 से 10 साल का बच्चा है तो हेड एंड नेक को 15%, एंटीरियर ट्रंक 17.5%, पोस्टीरियर ट्रंक 17.5%, अपर एक्सट्रीमिटी 20%, लोअर एक्सट्रीमिटी 30%। बात करें यहाँ पर 10 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको याद रखना है, इसमें 10% देना है हेड एंड नेक को, एंटीरियर ट्रंक को 20%, पोस्टीरियर ट्रंक को 20%, अपर एक्सट्रीमिटी 20%, लोअर एक्सट्रीमिटी को 30% देना है। पूरी तरीके से आपको यहाँ पर एक एक क्वेश्चन याद रखना है। बात करें न्यू गाइडलाइन के द्वारा तो लैंड एंड ब्राउडर चार्ट यूज किया जाता है, जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया का यूज करने के लिए अब एक नई गाइडलाइन और आ गई है, जिसमें मेनली लैंड एंड ब्राउडर चार्ट दिया जाता है। तो न्यू गाइडलाइन पूछ ली जाती है कि न्यू गाइडलाइन 1 का न्यू गाइडलाइन में जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न होता है, उसकी न्यू गाइडलाइन किसने दिया था? तो ये दिया था लैंड एंड ब्राउडर ने। लैंड एंड ब्राउडर ने दिया था, न्यू गाइडलाइन है जिसके द्वारा टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न का पता लगाया जाता है। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर बात करें पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, यहाँ पर आपको बर्न की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में मैं अगर पढ़ाऊं तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, जैसे यहाँ पर आपका कोई भी हीटिंग सोर्स होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है स्किन के, तो वहां पर क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस डेवलप हो जाता है, डैमेज हो जाएगा टिश्यू, और टिश्यू डैमेज हो जाता है तो वहां पर नेक्रोसिस होता है, और वहां पर वैजो एक्टिव सबस्टांस होते हैं वो रिलीज होंगे। और वैजो एक्टिव सबस्टांस में मेनली क्या होता है, ब्रेडिकाइनिन वगैरह रिलीज होता है, जो कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में। अब जब जैसे ही ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाएगा तो उसका इफेक्ट आने लग जाएगा सबस्टांस का, वो जाकर के वैजो डायलेशन करवा देता है, और जिसकी वजह से बीपी होगा कम हो जाता है। बात करें यहाँ पर इंक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फ्लूइड का लीकेज होगा। फ्लूइड का लीकेज कैपिलरी में लीकेज होने की वजह से वेसल से फ्लूइड निकल करके बाहर आ जाता है, टिश्यू में चला जाता है, उसकी वजह से एडिमा देखने को मिलेगा, और वहां पर पर्सन होगा हाइपोटेंशन और शॉक में चला जाएगा। तो ये इसकी क्या होती है, पैथोफिजियोलॉजी देखने को मिलेगा। तो पैथोफिजियोलॉजी के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो जल्दी से यहां पर आपको मैं लिखा देता हूं और समझा देता हूं अच्छी तरीके से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझना, आप लिख कहीं से भी सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको यहां पर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। तो बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी और बर्न के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्न, बर्न की पैथोफिजियोलॉजी कौन कैसे हो सकती है, तो बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी और बर्न के बारे में। अब जैसे ही मान लीजिए आप हीट सोर्स के कांटेक्ट में आए, हीट सोर्स के कांटेक्ट में आने के बाद क्या हुआ, आप रोटियां बना रहे थे, आपका ध्यान नहीं था, आपकी सोना मोना जानू ने फोन कर दिया और आपने तवा यहाँ पर फोन लगाने की जगह आपने तवा उठा करके कान के चिपका लिया है। तो क्या देखने को मिलेगा, हीट सोर्स के कांटेक्ट में आप डायरेक्टली कांटेक्ट में आओगे तो आपकी स्किन होगी वो डैमेज हो जाती है। तो डैमेज होगा, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, डैमेज ऑफ स्किन, डैमेज ऑफ स्किन एंड टिश्यू। अब यहाँ क्या था, यहाँ पर सोना मोना जानू के चक्कर में आपका क्या चला गया है, यहाँ पर डैमेज हो गया, स्किन और टिश्यू का डैमेज हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर रिलीज होते हैं वैजो एक्टिव सबस्टांस होते हैं जो कि वेसल्स में पाए जाते हैं, उनका रिलीज होगा। तो रिलीज ऑफ वैजो एक्टिव सबस्टांस, वेजो एक्टिव सबस्टांसेस होते हैं उनका रिलीज होगा। अब जैसे ही वेजो एक्टिव सबस्टांस में मेनली कौन कौन से होते हैं, ब्रेडिकाइनिन वगैरह क्या होंगे, यहां से रिलीज होते हैं, और ये जाकर के अब एब्जॉर्ब, अब जैसे ही वेजो एक्टिव सबस्टांस रिलीज होगा इनको क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब बाय ब्लड, ब्लड के द्वारा इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे ही ये ब्लड में एब्जॉर्ब करेंगे तो इनका इफेक्ट आने लग जाएगा। तो इफेक्ट्स ऑफ वेजो एक्टिव सबस्टांस, अब जो भी वेजो एक्टिव सबस्टांस से उनका
इफेक्ट आने लग जाएगा तो वैजो एक्टिव सब्सटेंस में क्या देखने को मिलेगा, जैसे ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, उसके बाद में इनका इफेक्ट आएगा और इफेक्ट में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये जाकर के क्या करवा देते हैं, वैजो डायलेशन करवा देंगे, और वैजो डायलेशन होगा तो उसकी वजह से ये क्या करवाता है, वेजो डायलेशन करवाता है, जिसकी वजह से बीपी होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, और बीपी डिक्रीज होता है इसे ही हाइपोटेंशन के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जैसे इंक्रीज था, एक साइड में वेजो डायलेशन करवाया, उसकी वजह से बीपी कम हो गया, हाइपोटेंशन हो गया। सेकंड नंबर पे बात करें किस तरीके से और हाइपोटेंशन हो सकता है, तो यहाँ पर इंक्रीज कैपिलरी कैपिलरी परमेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज करेगा, और जब कैपिलरी परमेबिलिटी होती है इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से लीकेज होने लग जाएगा, लीकेज ऑफ फ्लूइड्स, यहां पर फ्लूइड्स का लीकेज होगा। जब फ्लूइड्स का लीकेज होता है तो फ्लूइड का लीकेज होकर के अगर वेसल्स में से अगर फ्लूइड निकल करके बाहर चला जाता है, अगर वेसल से फ्लूइड निकल करके बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाता है, और वहां पर स्वेलिंग देखने को मिलेगा। तो एडिमा होगा और वहां पर स्वेलिंग होगी, एडिमा एंड स्वेलिंग देखने को मिलती है, एडिमा होगा, स्वेलिंग होगी, और उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, फिर हाइपोटेंशन हो जाएगा, क्योंकि ब्लड था वो वेसल्स में नहीं है, आकर के टिश्यू में और सेल्स में भर गया है, तो उसकी वजह से जो ब्लड था उसका प्रेशर कम होगा, हाइपोटेंशन में चला जाएगा। तो इस तरीके से पर्सन होता है हाइपोटेंशन में चला जाता है। आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से सिस्टम पर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अगर सिस्टम वाइज इफेक्ट की बात करें तो मैं जल्दी से आप बोलूंगा, आप जल्दी से अपनी पेन कॉपी उठा करके तैयार हो जाइए कि कौन से सिस्टम पे कौन सा इफेक्ट पड़ता है। तो उसके बारे में वन बाय वन करके मैं आपको समझाने वाला हूं किस तरीके से यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा, उनके डिटेल में मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा, बस मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको लिखना है यहाँ पर, खुद से पड़ेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर कि इफेक्ट ऑन द बर्न ऑन द डिफरेंट बॉडी सिस्टम, इफेक्ट्स ऑफ बर्न ऑन डिफरेंट इफेक्ट ऑफ बर्न ऑन द डिफरेंट बॉडी सिस्टम, डिफरेंट बॉडी सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है बर्न का, बात करेंगे। इफेक्ट ऑफ द बर्न ऑन द डिफरेंट बॉडी सिस्टम, डिफरेंट बॉडी सिस्टम पर बर्न का क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करें अगर यहाँ पर सीवीएस के बारे में बात करते हैं तो सीवीएस में सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया होता है। टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। टैकीकार्डिया का मतलब होता है इंक्रीज द हार्ट रेट, और हार्ट रेट का बढ़ जाना, अडल्ट में मेनली किससे ज्यादा हो जाना, 100 बीट पर मिनट से ज्यादा अगर हार्ट बीट पाई जाती है तो उसे नाम दिया जाता है कि टैकीकार्डिया के नाम से जानते हैं। बात करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर फ्लूइड नहीं है, फ्लूइड था, परमेबिलिटी, कैपिलरी परमेबिलिटी की वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ी। अब कैपिलरी परमेबिलिटी क्या होती है, मान लीजिए पहले कोई वेसल था, इसमें इतना सा पोर पाया जाता था, यहाँ से फ्लूइड का लीकेज नहीं हो रहा था, लेकिन अब बात करें कि बर्न होने की वजह से क्या हो गया है, कैपिलरी परमेबिलिटी थी ये बढ़ जाएगी, और यहाँ के जो पोर्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। अब जब यहाँ पर बड़े बड़े पोर्स पाए जाते हैं तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से फ्लूइड है वो इजीली में यहाँ से निकल करके बाहर होगा, वेसल से निकल करके बाहर ये टिश्यू में आकर के इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ पर क्या कर देता है, यहाँ पर स्वेलिंग और स्वेलिंग कर देगा, और जब फ्लूइड होगा वेसल्स में नहीं होगा तो उसकी वजह से हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपो टेंशन देखने को मिलेगा। आगे बात करें, जब यहाँ पर हाइपोटेंशन हो गया है तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई होगी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर उसकी वजह से जब ब्लड सप्लाई कम होगी, ब्लड यहाँ पर वेसल्स में नहीं रहेगा, जब वेसल्स में ब्लड नहीं रहेगा, हार्ट में वापस उसका रिटर्न बैक फ्लो नहीं पहुंचेगा, वीनस रिटर्न नहीं पहुंचेगा। अगर हार्ट में वीनस रिटर्न नहीं जाएगा, उसका फ्लो होगा वो कम हो जाएगा, वहां पर जब ब्लड ही कम जा रहा है तो उसका आउटपुट होगा वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्डियक आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट होगा वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से पर्सन किसमें चला जाएगा, पर्सन होता है वो शॉक में चला जाता है। तो हाइपोटेंसिव शॉक में पर्सन होगा, या फिर हाइपोटेंसिव शॉक या हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है, क्योंकि
हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा, क्योंकि पर्सन में क्या हो गया, वॉल्यूम नहीं रहा, तो हाइपोवोलेमिया में चला जाएगा और उसकी वजह से पर्सन में क्या हो जाएगा, शॉक डेवलप हो जाएगा। बात करें अगर रेस्पिरेटरी की कि रेस्पिरेटरी में क्या देखने को मिलेगा चेंजेस, तो रेस्पिरेटरी में मेनली चेंजेस होता है यहाँ पर टैकिपनिया, और टैकिपनिया का मतलब होता है कि मोर देन रेस्पिरेटरी रेट होती है इंक्रीज हो जाती है, मोर देन किससे ज्यादा हो जाएगी, 24 से ज्यादा हो जाना, 24 बीट पर मिनट से ज्यादा हो जाती है, तो ये कहलाती है टैकिपनिया। बात करें ब्रैडिपनिया क्या होता है, तो 10 से कम हो जाना ब्रैडिपनिया कहलाता है। तो बात करें अगर रीनल सिस्टम का कि रीनल सिस्टम पर इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो इसके साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, एक तो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो जाएगी, टैकिपनिया होगा, उसके साथ साथ में उसको क्या होने लग जाता है, डिस्निया, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, रेस्पिरेशन अच्छी तरीके से, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वहां पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल से किसके, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है उनका प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, हीमोग्लोबिन पूरी तरीके से सर्कुलेट नहीं कर पाएगा क्योंकि फ्लूइड है कम हो गया है। बात करें रीनल सिस्टम की, तो रीनल सिस्टम में जीएफआर होती है वो कम हो जाएगी, तो डिक्रीज जीएफआर होती है कम देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो इसके साथ साथ में यूरिन आउटपुट होता है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगा, डिक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एन यूरिया या ओलिगूरिया, ओलिगूरिया का मतलब होता है लेस देन 400 ml पर डे, 400 ml पर डे से कम हो जाना ओलिगूरिया कहलाएगा। बात करें एन यूरिया की, एन यूरिया किसको कहेंगे, तो लेस देन 100 ml पर डे, अगर 100 ml पर डे 100 ml पर डे से भी कम हो जाता है यूरिन का आउटपुट, तो इसे एन यूरिया के नाम से जाना जाता है। जीएफआर कम होगा, यूरिन आउटपुट होती है कम हो जाती है, और उसकी वजह से पर्सन होगा उसको क्या डेवलप हो जाएगा, अक्यूट किडनी फेलियर, अक्यूट किडनी फेलियर हो जाती है। या बात करें उसको क्या हो जाएगा, अक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है, ए आरएफ, अक्यूट रीनल फेल्योर या अक्यूट किडनी फेल्योर हो जाता है। तो ये सभी किसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, रीनल सिस्टम में चेंजेस देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पर जीआईटी के बारे में कि जीआईटी में क्या क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलेगा, तो जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम आते हैं, सबसे पहले तो डिक्रीज द ब्लड सप्लाई होती है, जीआईटी की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। उसके साथ साथ क्या होगा, जब जीआईटी के ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके पेरिस्टाल्टिक होते हैं, पेरिस्टाल्टिक, और जिसे क्रमानुकुंचन गति के नाम से जाने जाते हैं, तो पेरिस्टाल्टिक होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो भी क्या हो जाते हैं यहाँ पर कम हो जाते हैं, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिक्रीज हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, आप कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाते हैं तो डायरिया हो जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कर्लिंग अल्सर, आपने सुना होगा कर्लिंग अल्सर या फिर कुशिंग अल्सर के बारे में, या फिर स्ट्रेस अल्सर सुना होगा, तीनों के बारे में वन बाय वन करके बताने वाला हो। तो कर्लिंग अल्सर होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पर स्टार मार्क लगा करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि कर्लिंग अल्सर क्या होता है। तो कर्लिंग अल्सर का मतलब होता है यहाँ पर मेनली ड्यू टू बर्न के कारण अगर स्टोमक में जो अल्सर डेवलप हो जाते हैं उन्हें कर्लिंग अल्सर के नाम से जानते हैं। तो ड्यू टू बर्न, अगर बर्न की वजह से इसको अल्सर डेवलप होते हैं गैस्ट्रम या जीआईटी में, उन्हें कर्लिंग अल्सर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर अगर अल्सर की बात ही छेड़ दी है तो यहाँ से मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन एज ए टेस्ट देने वाला हूं, तो एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर अगर अल्सर की यहाँ पर लंका लगाने की मैं कोशिश करूं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे करके जाऊंगा अल्सर से रिलेटेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्लिंग अल्सर का। तो कर्लिंग अल्सर आपने पढ़ा है किसमें देखने को मिलता है, तो कर्लिंग अल्सर मेनली आपको देखने को मिलता है बर्न वाले कंडीशन में, और बर्न वाले कंडीशन में अगर अल्सर डेवलप होता है तो उसे कर्लिंग अल्सर के नाम से जानते हैं। बात करें कुशिंग अल्सर के बारे में, तो कुशिंग अल्सर होगा इंक्रीज्ड आईसीपी में देखने को मिलता है। अगर इंक्रीज आईसीपी में देखने को मिलेगा, सबसे पहले यहाँ अल्सर की बात ही कर लेते हैं। तो अल्सर की बात करते हैं आज अपन यहाँ पर। अल्सर अल्सर में सबसे पहले आपने पढ़ा कर्लिंग अल्सर। कर्लिंग अल्सर क्यों होते हैं, तो कर्लिंग अल्सर होते हैं ड्यू टू बर्न,
बर्न के कारण अगर जीआईटी में कोई अल्सर डेवलप होता है तो उसे नाम दिया जाता है कर्लिंग अल्सर के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर की बात करें कुशिंग अल्सर के बारे में। कुशिंग अल्सर की मैं बात करूं, कुशिंग अल्सर क्या होता है, तो ड्यू टू द इंक्रीज्ड आईसीपी, अगर इंक्रीज आईसीपी बढ़ा हुआ है, यहाँ पर इंट्रासेरिब्रल प्रेशर होता है वो बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से देखने को मिलेगा आईसीपी कितना होता है, तो 10 से लेकर 5 से लेकर के 15 5 से लेकर के 15 एमएमओ/जी होता है। आईसीपी की नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू होती है आईसीपी की, वो कितनी होती है 5 से लेकर के 15 एमएमओ/जी, 5 से लेकर 15 एमएमओ/जी होता है मेनली। बात करें अगर यहाँ पर सेंटीमीटर ऑफ एस2 में, तो सेंटीमीटर ऑफ एस2 में एमएमओ/जी को सेंटीमीटर ऑफ एस2 में बदलने के लिए 1.36 से गुणा किया जाता है, तो सेंटीमीटर ऑफ एस2 में हो जाएगा 5 से लेकर के 18 या फिर 5 से लेकर के 20 5 से लेकर के 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O पाया जाता है। तो ये क्या है, नॉर्मल होता है आईसीपी। बात करें यहाँ पर कुशिंग अल्सर में क्या होगा, आईसीपी बढ़ने की वजह से अगर अल्सर डेवलप हो जाता है जीआईटी का तो उसे कुशिंग अल्सर के नाम से जानते हैं। बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रेस अल्सर। अब स्ट्रेस अल्सर क्यों होता है, नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा है। स्ट्रेस अल्सर का मतलब होता है स्ट्रेस की वजह से, इमोशनल ट्रॉमा की वजह से आप डिप्रेशन में चले गए, उसकी वजह से अल्सर होते हैं, उन्हें स्ट्रेस अल्सर के नाम से जानते हैं। तो यहां पर ड्यू टू द इमोशंस, ड्यू टू द इमोशनल, या फिर बात कर सकते हैं डिप्रेशन के कारण, या फिर किसी तरीके का कोई भी स्ट्रेस है उसके कारण जो अल्सर होते हैं उन्हें स्ट्रेस अल्सर के नाम से जाना जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट के बारे में, तो पेप्टिक अल्सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पेप्टिक अल्सर देखने को मिलेगा। अब पेप्टिक अल्सर की मैं बात करूं, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है पेप्टिक अल्सर का, तो मोस्ट कॉमन कॉज होगा पेप्टिक अल्सर का, वो देखने को मिलता है एच पाइलोराई। एच पाइलोराई बैक्टीरिया होता है। यहाँ पर हेलिकोबैक्टर पाइलोराई की वजह से मेनली देखने को मिलता है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पेप्टिक अल्सर होते हैं किसकी वजह से देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन कॉज होता है एच पाइलोराई का। पेप्टिक अल्सर कितने टाइप का हो सकता है, तो मेनली देखने को मिलता है गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडेनल अल्सर। ये मेनली 2 टाइप्स का होता है, जिसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट होता है गैस्ट्रिक अल्सर, और गैस्ट्रिक अल्सर होता है कितने परसेंट देखने को मिलता है, यहाँ पर केवल और केवल 15% केसेज में होता है। बात करें ड्यूडेनल अल्सर, तो ड्यूडेनल अल्सर होता है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कितने परसेंट केस में देखने को मिलेगा, तो 85% केसेस में ड्यूडेनल अल्सर होता है। तो मोस्ट कॉमन कौन सा हुआ, यहाँ पर ड्यूडेनल अल्सर होता है। मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर की बात करें तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, ड्यूडेनल अल्सर होता है। मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर देखने को मिलेगा। अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है, अगर आपके स्टोमक में कोई अल्सर का फॉर्मेशन होता है एच पाइलोराई के इन्फेक्शन की वजह से, तो उसे नाम दिया जाता है यहाँ पर गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे। लेकिन बात करें ड्यूडेनल अल्सर की, तो अगर आपके ड्यूडेनल वाले पोर्शन में, गैस्ट्रिक से आगे वाले पोर्शन में जहां पर ड्यूडेनम पाया जाता है, वहां पे अगर कोई अल्सर डेवलप होते हैं तो इसे नाम दिया जाता है। किस नाम से जानेंगे, तो गैस्ट्रिक अल्सर होता है मेनली कहां पर पाया जाता है, तो जहां पर पाइलोरिक जंक्शन होता है वहां पर। मोस्ट कॉमन इसमें कहां पर पाया जाएगा, तो पाइलोरिक जंक्शन होता है। ये मान लीजिए अगर जे शेप का आपका क्या देखने को मिलेगा, अगर ये स्टोमक है और स्टोमक का जो पाइलोरस वाला पार्ट होता है, यहां पर सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं। सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, इस वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, पाइलोरिक पार्ट होता है। पाइलोरिक का मतलब ही होता है कि पाइलोरिक पार्ट है, पाइलोरिक का मतलब ही होता है यहाँ पर सकड़ा है। तो यहाँ से जो भी आपका HCl होता है यहाँ आकर के इकट्ठा होता है, और जब यहाँ से नहीं निकल पाता है तो यहाँ पर क्या कर देता है, अल्सर क्रिएट कर देता है। बात करें अगर यहाँ पर ड्यूडेनल अल्सर की, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में पाया जाता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन होते हैं पाइलोरिक पार्ट में, पाइलोरिक पार्ट या फिर पाइलोरिक जंक्शन पे पाया जाता है। पाइलोरिक पार्ट या पाइलोरिक जंक्शन में पाया जाता है। बात करें यहाँ पर ड्यूडेनल अल्सर का, तो ड्यूडेनल अल्सर होता है मेनली कहां पर देखने को मिलता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम,
फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में पाया जाता है। बात करें अगर यहाँ पर सबसे ज्यादा मेनली अब इनके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। अब HCl का सिक्रेशन कहां पर होता है, तो HCl का सिक्रेशन होता है यहाँ पर मेनली किससे होता है, H सेल से, या फिर HCl का जो सिक्रेशन होता है कौन सी सेल से देखने को मिलेगा, ऑक्सेंटिक सेल से, या फिर बात करें यहाँ पर पैराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल से। तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि HCl का सिक्रेशन कहां से होता है, कौन सी सेल से होगा। तो HCl कहां से सिक्रेट होता है, तो पैराइटल सेल से, और इसी को नाम दिया जाता है ऑक्सेंटिक सेल या पैराइटल सेल से HCl का सिक्रेशन होता है। बात पूछी जाती है म्यूकस का सिक्रेशन कहां से होता है, तो म्यूकस का जो सिक्रेशन होता है, म्यूकस सिक्रेशन होता है गॉबलेट सेल से होता है। तो ये सभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखने हैं, 1 नंबर दिला करके जाएंगे आपके आने वाली अपकमिंग एग्जाम में। म्यूकस का सिक्रेशन गॉबलेट सेल से होता है, HCl का सिक्रेशन होता है पैराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल से देखने को मिलेगा। बात करें ड्यूडेनल अल्सर के बारे में और इसके पाइलोरिक गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो ड्यूडेनल अल्सर में मेनली क्या होता है, जब भी आप खाना खाते हो उस टाइम पे पेन होता है, किसमें, गैस्ट्रिक अल्सर में पेन होगा खाना खाने के बाद में होता है, जबकि ड्यूडेनल अल्सर में खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद में मिडनाइट एपिगैस्ट्रिक पेन किसमें होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहां पर ड्यूडेनल अल्सर में क्या देखने को मिलेगा, मिडनाइट एपिगैस्ट्रिक पेन। मिडनाइट में कौन सा पेन होता है, तो मिडनाइट में एपिगैस्ट्रिक पेन, मिडनाइट एपिगैस्ट्रिक पेन किसमें देखने को मिलता है, तो ड्यूडेनल अल्सर में मिलेगा। गैस्ट्रिक अल्सर में खाना खाने के जस्ट बाद में पेन होता है, ड्यूडेनल अल्सर में खाना खाने के बाद में पेन में रिलीफ होता है। यहाँ पर बात करें गैस्ट्रिक अल्सर में तो वॉमिटिंग होने से रिलीफ मिल जाता है, जबकि यहाँ पर खाना खाने से रिलीफ मिलेगा। ड्यूडेनल अल्सर में, गैस्ट्रिक अल्सर में वॉमिटिंग हो जाती है तो उसकी वजह से रिलीफ मिल जाता है। तो ये आपने मेजर डिफरेंस था उसके बारे में पढ़ लिया है। मिडनाइट पेन किसमें होता है, मेनली आपने खाना खाया वहां से आपका जो रास्ता था बंद हो गया है, अब यहाँ पर स्टोमक में रहेगा तो स्टोमक पेन होगा, सबसे ज्यादा होता है गैस्ट्रिक पेन होता है उस टाइम पे। लेकिन 2 से 3 घंटे बाद जब ये भोजन आगे बढ़ता है आपका, तो धीरे धीरे जैसे ड्यूडेनम वाले पार्ट में जाएगा HCl की वजह से वहां पर पेन होने लग जाता है। तो ये इस तरीके से इसका पैथोफिजियोलॉजी होती है। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपने बर्न के साथ साथ बर्न के कर्लिंग अल्सर को, पेप्टिक अल्सर को और उसके साथ साथ में कुशिंग अल्सर को, स्ट्रेस अल्सर को लपेट लिया है। अब बात कर ले अगर साथ में कुशिंग ट्राइड के बारे में बता दूं तो कुशिंग ट्राइड क्या होता है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुशिंग ट्राइड के बारे में भी मैं आपको नॉलेज दे देता हूं क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बर्न के साथ साथ में आपके जो भी टॉपिक आ रहे हैं उन सभी को एक के बाद एक करते हुए पूरे 1 से 10 क्वेश्चन यहां पर आपके डील करवाए जा रहे हैं। तो बात करते हैं यहां पर कुशिंग ट्राइड के बारे में। कुशिंग ट्राइड क्या होता है, कुशिंग ट्राइड किसमें देखने को मिलता है, तो इंक्रीज्ड आईसीपी वाले केस में कुशिंग ट्राइड देखने को मिलेगा। 3 टाइप के इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो बात करें यहां पर कुशिंग ट्राइड के बारे में, अगर मैं बात कर दूं कि कुशिंग ट्राइड क्या होता है, किसमें देखने को मिलता है, तो इंक्रीज आईसीपी वाले केस में देखने को मिलेगा यहां पर कुशिंग ट्राइड। अब कुशिंग ट्राइड को याद रखने के लिए आपको एसबीआई बैंक आपने सुना है, एसबीआई में बहुत से पैसे जमा कराए हैं, बहुत से पैसे आपने लिए हैं, उधार लिए हैं या आपने ही लिए हैं। एसबीआई से याद रखना है सिस्टोलिक बीपी होगा वो क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज हो जाता है। आगे बात करें बी से तो ब्रेडिकार्डिया, और ब्रेडिकार्डिया होता है ये इसका लेट सिम्टम होता है। आई से बात करें तो यहां पर इम्पेयर्ड रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा जिसमें मेनली ब्रेडिप्निया होता है। बात करें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, इंक्रीज हो जाएगा ब्रेडिकार्डिया, और इंपेयर्ड रेस्पिरेशन में मेनली ब्रेडिप्निया देखने को मिलता है। तो ये एसबीआई से याद रखना है, एसबीआई इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, कुशिंग अल्सर होते हैं। कर्लिंग अल्सर किसमें देखने को मिलता है, बर्न में देखने को मिलेगा। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है, ये सभी हो जाते हैं। आगे बात करें अगर यहाँ पर सीएनएस में, तो सीएनएस में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, पर्सन होगा पूरी तरीके से लेथार्जी हो जाता है, अनकॉन्शियस या फिर ज्यादा प्रॉब्लम होती है, शॉक की वजह से कोमा में जा सकता है, डेथ हो सकती है। आगे बात करें इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस में, तो मेनली इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस में सबसे ज्यादा यहां पर आपको एक याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट imbalance in bone,
वन के केस में जो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है इसे किस नाम से या कौन सा होता, तो इलेक्ट्रोलाइट वन के केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होगा, क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे ज्यादा तो इसमें पॉलीसाइथेमिया वाली कंडीशन हो जाती है, एचसीबी होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, हेमेटोक्रिट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, तो इंक्रीज द एचसीबी और हेमेटोक्रिट होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या होगा, हाइपर कैलेमिया होगा। हाइपर कैलेमिया का मतलब होता है इंक्रीज द पोटेशियम लेवल। अगर पोटेशियम का लेवल होता है वो कितना होता है, नॉर्मल पोटेशियम होता है 3.5 टू 5.1 मिली इक्विलियम पर लीटर होता है, लेकिन अगर यहां पर मोर देन 5 मिली इक्विलियम 5.1 मिलीकुलियम पर लीटर से ज्यादा देखने को मिलेगा तो इसे हाइपर कैलेमिया के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बर्न वाले केस में हाइपर कैलेमिया होता है या हाइपोकैलेमिया होता है, तो हाइपर कैलेमिया होगा। हाइपर कैलेमिया क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर बर्न होता है, तो बर्न में जो भी इनसाइड था सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो इंट्रासेलुलर आयन कौन सा होता है, मेनली कौन सा देखने को मिलेगा, जो कैटाइन होता है सबसे ज्यादा इंट्रासेलुलर कैटाइन कौन सा होगा, तो इंट्रा सेलुलर कैटाइन, इंट्रासेलुलर जो कैटाइन होता है सबसे ज्यादा होता है पोटेशियम होता है। बात करें अगर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन कौन सा होता है, सोडियम देखने को मिलेगा। तो सोडियम क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन होता है। जबकि बात करें इंट्रासेलुलर कैटाइन की तो वहां पर पोटेशियम देखने को मिलेगा। एनाइन के बारे में बात कर लेते हैं, इंट्रासेलुलर एनाइन होता है, मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। बात करें यहां पर अगर एक्स्ट्रा सेलुलर एनाइन, एक्स्ट्रा सेलुलर एनाइन होता है वो क्या देखने को मिलता है, तो क्लोराइड होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनाइन होता है। बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन के तो सोडियम होगा। बात करेंगे यहाँ पर इंट्रासेलुलर कैटाइन के तो पोटेशियम होता है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से दे दिए, आने वाले एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन इंट्रासेलुलर कौन सा होता है। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर पाया जाता है। अब जब भी बर्न होता है सेल डैमेज होती है, इनसाइड द सेल होगा, जो भी इसका पोटेशियम था निकल करके बाहर आ जाता है। तो अगर पोटेशियम निकल करके सेल से बाहर आता है तो कौन सी वाली कंडीशन डेवलप कर देगा, हाइपर कैलेमिया कर देता है। इसीलिए जब भी बर्न होता है उस केस में पोटेशियम सेल से निकल करके बाहर आ जाता है, ब्लड में आ जाता है और उस स्थिति में क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कैलेमिया हो जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ने वाले हैं अपन मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब ये आपके साइन एंड सिम्टम हो गए हैं, अब इसमें आपको डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि देखकर ही आप बता सकते हैं किसी पर्सन को बर्न हो गया है तो आपको देखने से पता चल जाता है। इसलिए इसमें किसी तरीके के डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन करने की या डायग्नोसिस करने की आपको जरूरत नहीं होती है। तुरंत आप पर्सन को देखोगे और बता दोगे कि यहां पर उसको क्या हो गया है, बर्न हो चुका है। तो इस तरीके से इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे आप इसमें कि कौन कौन सा इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है, मैनेजमेंट ऑफ बर्न। अब बर्न के मैनेजमेंट की बारी आ गई है, जहां पर आपको उपचार करना पड़ेगा। कौन कौन सी फेजेज होती है, तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट होगा, रिससिटेटिव फेज होती है, रिकवरी फेज होती है, रिहेबिलिटेशन फेज देखने को मिलेगा। तो 4 टाइप किसमें फेजेज में आपको क्या करना होता है, इसका मैनेजमेंट करना है। तो 1 बाय 1 करके मैनेजमेंट का एक एक फेज है वो अपन डील करने वाले हैं। तो यहां पर अपन डील करने वाले हैं। यहां पर सबसे पहले आपको पढ़ना है यहां पर फर्स्ट एड मैनेजमेंट के बारे में। तो फर्स्ट फेज होती है जिसमें क्या करना होगा, फर्स्ट एड मैनेजमेंट। और फर्स्ट एड मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहां पर इमीडिएटली स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस। अगर मान लीजिए किसी पर्सन को कोई जल रहा है, आग में जल रहा है, तो उसको सबसे पहले आपको, मान लीजिए अगर उसके कपड़े जल रहे हैं तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पानी डाल करके उसको बुझाना है, मिट्टी डालकर बुझाना है। जैसे भी आप संभव हो सके उसको पहले आग की प्रोसेस को इमीडिएटली स्टॉप करनी है। तो सबसे पहला तो आपका कदम क्या होना चाहिए, इमीडिएटली स्टॉप द फायर। जो भी आग लगी हुई है, फायर प्रोसेस है, उसको सबसे पहले क्या करो, बुझाना है, स्टॉप करना है। उसके बाद में केस ऑफ द फायर इन द हॉस्पिटल या वार्ड, अगर मान लीजिए केस ऑफ फायर, अगर केस ऑफ फायर, फायर का केस है, केस ऑफ फायर इन हॉस्पिटल, तो आपने पढ़ा हुआ है उस दिन आपने
हॉस्पिटल और वार्ड, अगर हॉस्पिटल वार्ड में आग लग गई है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रेस का फॉर्मूला यूज करना है, जो कि आपने डिजास्टर मैनेजमेंट के दौरान भी पढ़ा था। रेस का फॉर्मूला ये नहीं है कि आपको वहां से निकल करके, हॉस्पिटल में आप काम कर रहे थे, कहीं वार्ड में आग लग गई, तो ये नहीं है पहले खुद निकल करके भाग गए और पेशेंट को वहीं पे छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको रेज का मतलब होता है, आर्स का मतलब होता है रेस्क्यू करना है। जितने भी आपके पेशेंट है, आप जितने पेशेंट को बचा सकते हैं आपको बचाना है, रेस्क्यू। उसके बाद में अलार्म बजाना है, आपको अलार्म बजा दो ताकि आपके हेल्प के लिए आसपास के पड़ोसी आ सके या दूसरे वार्ड वाले आपको हेल्प के लिए आ जाएंगे। बात करते हैं कन्फाइन द एयर, सॉरी, कन्फाइन द फायर, फायर को किस तरीके से कन्फाइन करना है, तो यहां पर सभी क्लोज द डोर, डोवर और जो भी खिड़कियां जो होती है, विंडोज होते हैं, डोवर और विंडोज को, विंडोज और डोर्स होते हैं उन सभी को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। और एस से क्या करना है, एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर का यूज करना होता है। तो कहां पर किस तरीके से यूज करोगे, रेस्क्यू का मतलब होता है सबसे पहले आप पेशेंट के पास जाकर के पेशेंट को उठा करके दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना है। अलार्म बजा दो ताकि आपकी हेल्प के लिए पब्लिक आ सके, लोग आ सके। कन्फाइन द फायर को कन्फाइन करने के लिए आपको खिड़की दरवाजे बंद कर देना है ताकि उस वार्ड से निकलकर दूसरे वार्ड तक आग ना पहुंचे, उसी में सीमित रहे। एक्सटिंग्विशर होते हैं उनका यूज करना है। और एक्सटिंग्विशर का किस तरीके से यूज करना होता है, तो एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है, पास करना है। अब यहाँ पर आपको पास करके दिखाना होगा आग को बुझाने के लिए। तो पी से मतलब क्या होता है, पुल, पुल द पिन। सबसे पहले जो एक्सटिंग्विशर होता है रेड कलर का अग्निशामक यंत्र, आपने सभी हॉस्पिटल सभी जगह लगा हुआ देखा होगा, तो उसकी पिन को पुल करना है। उसके बाद में ए से क्या करना है, आपको एम, एम द फायर, फायर को कहां पर लगी हुई है उसको एम करो। उसके बाद में एस से करना है स्क्वीज, स्क्वीज करना है। और उसके बाद में स्वीप करके उसको क्या कर देना है, आग को बुझा देना है। इस तरीके से यूज करना है। ये किस तरीके के लिए यूज किया जाता है, तो यूज फॉर एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसके यूज के लिए 5 टेक्निक यूज करनी है। जबकि यहां पर अगर आग लगी है तो वहां पर रेस फॉर्मूला का यूज किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं सेकंड फेज के, सेकंड फेज आती है रिससिटेटिव फेज। रिससिटेटिव फेज में आपको क्या करना पड़ेगा, रिससिटेशन, रिससिटेशन का मतलब होता है किसी पर्सन की जान को बचाने के लिए जो भी संभव हो सके आप उसके लिए करते हैं, वही रिससिटेटिव मैनेजमेंट में आता है। तो किसी पर्सन की जान बचाने के लिए जो भी इमीडिएटली सर्विसेज या जो भी केयर दी जाती है उन्हें रिससिटेटिव केयर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिससिटेटिव फेज की बात करेंगे तो सेकंड फेज है रिससिटेटिव, रिससिटेटिव फेज। यहाँ पर कार्डियो पल्मोनरी आपने रिससिटेटिव पढ़ा था, किस तरीके से यहाँ पर पर्सन की जान बचाने के लिए यूज किया जाता है। अब रिससिटेटिव फेज होती है, कब यूज करते हैं, इनिशियल 48 आवर्स में इसको यूज किया जाता है। इनिशियल जो 48 आवर्स होती हैं उनमें जो फेज होती है उसे इनिशियल 42 आवर्स में यूज करते हैं, रिससिटेटिव फेज के नाम से जाना जाता है। अब इसमें से क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन फर्स्ट 24 आवर, अगर किसी पर्सन का फर्स्ट 48 आवर में कोज का जो सबसे ज्यादा बर्न के केस में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इन द फर्स्ट 48 आवर और बर्न के केस में अगर फर्स्ट 48 आवर में अगर जान जाने का सबसे ज्यादा खतरा या कारण होता है, कौन सा होता है, तो यहां पर हाइपो वोलेमिया होगा। हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से उसकी क्या जा सकती है, जान जा सकती है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका, मोस्ट कॉमन कॉज। अगर कोई पर्सन है मान लीजिए उसको बर्न हुआ है तो फर्स्ट इनिशियल 48 आवर में अगर उसका मोस्ट कॉमन कॉज होगा, डेथ होती है उसकी, तो किसकी वजह से देखने को मिलेगा, हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से देखने को मिलता है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन यहां पर आता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन आफ्टर
48 आवर 48 घंटे के बाद में अगर किसी पर्सन की डेथ होती है, और बर्न के केस में अगर 48 घंटे के बाद में अगर किसी पर्सन की डेथ होती है, किसकी वजह से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर सेप्सिस की वजह से देखने को मिलती है, वहां पर अदर इंफेक्शन होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो बैरियर प्रोटेक्शन का काम करता है, स्किन बैरियर का सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्शन या बैरियर का काम करती है स्किन करती है, लेकिन जब स्किन का डैमेज हो जाएगा तो डायरेक्ट आपके बैक्टीरिया वायरस होते हैं, डायरेक्ट आकर अटैक कर देते हैं बॉडी पे, और वहां पर सेप्सिस होने की वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से, सेप्सिस का मतलब ही होता है सीवियर इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से पर्सन की जान जाएगी। तो 48 घंटे के बाद में होता है सेप्सिस होगा, लेकिन 48 घंटे से पहले अगर किसी पर्सन का डेथ का कारण होता है तो उसके लिए हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, जिम्मेदार होता है। अब यहाँ पर पेशेंट का मेंटेन करना है एयरवे को, तो मेंटेन द पैटेंट एयरवे, पैटेंट या ओपन एयरवे बना करके रखना है। तो एयरवे को मेंटेन करने के लिए अगर आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब डालनी पड़ती है तो आप जा सकते हैं, यहाँ पर एंडोट्रेकियल ट्यूब डालकर भी वेंटिलेटर पर लेना पड़े तो उसको ले सकते हैं। और प्रोवाइड द आईवी फ्लूइड थेरेपी, अब इसमें क्या किया जाता है, आईवी फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड थेरेपी दी जाती है। अब आईवी फ्लूइड थेरेपी के लिए मेनली आपको दो फॉर्मूलाज का यूज किया जाता है। बात करें अगर पार्कलैंड फॉर्मूला के बारे में, पार्कलैंड फॉर्मूला क्या कहता है, तो आईवी फ्लूइड का बर्न वाले केस में अगर आईवी फ्लूइड का क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए पार्कलैंड फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। पार्कलैंड फॉर्मूला क्या कहता है, यहां पर आपको याद रखना है। पार्कलैंड फॉर्मूला की बात करें तो पार्कलैंड फॉर्मूला में मेनली क्या देखने को मिलता है, तो पार्कलैंड फॉर्मूला क्या कहता है, मेनली कब यूज करते हैं, तो इनिशियल या फिर इसी को कहा जा सकता है फर्स्ट 24 आवर्स, फर्स्ट 24 आवर्स में जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, इनिशियल फर्स्ट 24 आवर्स में फॉर्मूला यूज्ड फॉर फ्लूइड कैलकुलेशन, जो फ्लूइड की कैलकुलेशन के लिए मेनली जो फर्स्ट 24 आवर में फॉर्मूला यूज किया जाता है उसे पार्कलैंड फॉर्मूला से करते हैं। कैसे किया जाएगा, तो यहां पर आपको 4 ml के हिसाब से करना है। 4 ml क्या लेनी है, 4 ml RL या NS का इसमें यूज करना होता है। तो 4 ml आप या तो ले सकते हैं, मेनली प्रीफर्ड होती है RL या फिर यहाँ पर NS लिया जा सकता है। इसको इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है, बॉडी वेट से इसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, और इसको पर बॉडी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। अब यहां पर क्या करना है, तो यहां पर आप ये तो ऐसे लिख सकते हैं कि 4 ml RL पर या NS इनटू, या तो इनटू कर दो या फिर इसको पर केजी ऑफ द, पर केजी बॉडी वेट, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर परसेंटेज ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये याद रखना है आपको, पार्कलैंड का फॉर्मूला है, पार्कलैंड ने दिया था फर्स्ट अगर बर्न के केस में फर्स्ट 24 घंटे के लिए या इनिशियल 24 घंटे के लिए फ्लूइड का कैलकुलेशन करना है, पार्कलैंड फॉर्मूला को यूज करना होगा। इसमें 4 ml RL दिया था, 4 ml RL या NS दे सकते हैं पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, पर परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया बर्न। अब इसको किस तरीके से निकालते हैं, अगर एग्जांपल की बात करूं तो यहां पर अगर किसी पर्सन का वेट है 50 किलो का है, तो यहां पर क्या करना होगा, आपको किस तरीके से निकालना है, और उसका 50 केजी का कोई पर्सन है, उसको टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है 10% बर्न हुआ है, तो इस तरीके से किस तरीके से यहां पर निकाला जाएगा, तो यहां पर आपको 4 को मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 पंजो 20, तो यहां पर 200 आ जाएगा। अब 200 को आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो इसमें टोटल जो आंसर आएगा 2 लीटर आने वाला है, 2 लीटर या फिर 2000 ml इसका आंसर आएगा। अब इस 2000 ml में से क्या करना है, इनिशियल 1000 ml को, जो इनिशियल आप टोटल जो भी फ्लूइड का काउंट आता है, टोटल फ्लूइड जो भी कैलकुलेशन आएगा, उसको फर्स्ट इनिशियल 8 आवर में हाफ को क्या करना है, हाफ होगा उसका, उसको फर्स्ट 8 आवर्स में
एडमिनिस्टर करना है। बाकी का बचा हुआ जो हाफ अमाउंट है उसको नेक्स्ट जो बचे हुए 16 घंटे होते हैं, 16 आवर होते हैं, उसमें एडमिनिस्टर करना होता है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर किस तरीके से आपको इसका यूज करना है वो बता दिया है मैंने। अब इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा फ्लूइड का, टोटल फ्लूइड में से आपको इनिशियल 8 आवर्स में हाफ फ्लूइड को एडमिनिस्टर करना है, बाकी का बचा हुआ हाफ फ्लूइड है उसको नेक्स्ट 16 आवर्स में उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर अगर यहां पर मैं बात करूं कि किस तरीके से इसका यूज किया जाएगा, तो इसमें जो भी फ्लूइड आएगा, जो भी फ्लूइड्स आता है उसको उसका हाफ अमाउंट होगा, हाफ अमाउंट को एडमिनिस्टर करना है। हाफ अमाउंट एडमिनिस्टर इन फर्स्ट 8 आवर, फर्स्ट 8 आवर्स में हाफ को एडमिनिस्टर कर दो, और बाकी का जो नेक्स्ट हाफ बचा हुआ है, नेक्स्ट हाफ अमाउंट, नेक्स्ट जो हाफ अमाउंट है उसको एडमिनिस्टर करना होता है। बाकी के बचे हुए जो नेक्स्ट 16 आवर है 24 घंटे में से उसमें आधे को 8 घंटे में एडमिनिस्टर करना है, बाकी बचे हुए आधे फ्लूइड को आपको एडमिनिस्टर करना होता है 16 घंटे में। आगे बचे हुए 16 घंटे में से इसको एडमिनिस्टर करना होता है। सेकंड फॉर्मूला इसकी बात करते हैं। सेकंड फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला होगा, तो यहां पर बात करें सेकंड फॉर्मूला के बारे में, ब्रुक फॉर्मूला। ब्रुक फॉर्मूला पार्कलैंड फॉर्मूला पढ़ लिया है। ब्रुक फॉर्मूला होता है वो सेकंड डे के लिए यूज किया जाएगा। तो ब्रुक फॉर्मूला इज यूज फॉर द सेकंड डे। तो यहां पर बता हुआ है ब्रुक फॉर्मूला को किस तरीके से यूज करना है। तो ब्रुक फॉर्मूला किया जाता है सेकंड डे में, यूज फॉर सेकंड डे, सेकंड डे के में यूज किया जाता है। सेकंड डे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सेकंड डे में ब्रुक फॉर्मूला का यूज किया जाता है। अब इसमें क्या करना है, 4 की जगह 2 ml यूज करेंगे। 2 ml RL या NH का यूज करना है पर केजी ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से, पर केजी बॉडी वेट पर परसेंटेज ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया 1, और इसी तरीके से यूज करना है। वही आपको इनिशियल जो भी, अब इसमें 4 की जगह आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 ml लेना है पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। इसको किससे गुणा करना है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया है उससे आपको मल्टीप्लाई करके वही निकालना है। अब जहां पर आपने पहले वो उदाहरण लिया था, अगर वही सेम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 1000 ml आने वाला है। तो 1000 ml को फर्स्ट 500 ml को आपको एडमिनिस्टर कर देना है फर्स्ट 8 आवर्स में, और बाकी का बचा हुआ होता है उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट 48 आवर्स में वही एडमिनिस्टर करना है। एडमिनिस्टर द टीटी वैक्सीन। यहाँ पर अब क्या करना होता है, तो टीटी वैक्सीन है वहां भी लगाई जाती है, टीटी वैक्सीन लगाई जाती है। तो बर्न के केस में टीटी का वैक्सीनेशन लगाया जाता है। आगे बात करते हैं थर्ड फेज के बारे में। थर्ड फेज होती है एक्टिव फेज होगा। एक्टिव फेज की बात करें तो थर्ड फेज होती है, इसे एक्टिव फेज के नाम से जाना जाता है। तो एक्टिव फेज में क्या होगा, कब देखने को मिलती है, तो एक्टिव फेज आती है आफ्टर द 48 आवर, आफ्टर। शुरू की जो रिससिटेटिव फेज थे वो फर्स्ट 48 आवर्स की थी, लेकिन बात करें एक्टिव फेज का तो आफ्टर 48 आवर 48 घंटे के बाद में फेज होती है, वहां पर एक्टिव फेज देखने को मिलेगी। अब इसमें ड्यूरिंग दिस फेज के दौरान प्रिवेंट द इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है और हीलिंग को प्रमोट करना है। तो यहां पर क्या करना है, ड्यूरिंग दिस फेज प्रिवेंट द इन्फेक्शन, इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंट द इन्फेक्शन, आपको इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करना है, एंड प्रमोट करना है हीलिंग को। अब आपको क्या है, जल्दी से जल्दी हीलिंग हो सके उसको प्रमोट करना है, प्रमोट द हीलिंग। आपको हीलिंग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रमोट करना है। हीलिंग है उसको प्रमोट करना पड़ेगा, और हीलिंग है वो प्रमोट करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, वहां पर टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स का यूज करना है। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स का जब यूज करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, कौन सी एंटीबायोटिक होती है, आपने एसएसडी का नाम सुना होगा, सिल्वर सल्फा। एसएसडी का मतलब होता है सिल्वर
सल्फाडायजिन, सिल्वर सल्फाडायजिन का, जो कि क्या होती है, एक टॉपिकल एंटीबायोटिक होती है। इसका मेनली यूज किया जाता है, सिल्वर सल्फाडायजिन का यूज करते हैं, किसमें करते हैं, तो सिल्वर सल्फाडायजिन को मेनली यूज किया जाता है बर्न वाले केस में इसको यूज करना होता है। और अगर लार्ज बॉडी सरफेस एरिया बर्न हो गया है तो उसके लिए एंटीबायोटिक भी चलाई जाती है, जिसमें मेनली सेफेप्राजोन, साल्बेक्टम वगैरह ये एंटीबायोटिक्स दी जाती है। सेफ्ट्रैक्सोन दिया जाएगा, तो ये सभी किसमें दिया जाता है, प्रोवाइड एप्रोप्रिएट उसको न्यूट्रिशन। अब उसको इसके साथ साथ में क्या करना है, एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन देना है, अच्छी तरीके से उसको प्रोटीन देना है, ताकि उसकी हीलिंग है वो जल्दी से जल्दी प्रॉपर हीलिंग हो सके उसके, तो उसके लिए उसको एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। अब न्यूट्रिशन देने के लिए कौन सा फॉर्मूला को यूज किया जाता है, तो डेविस फॉर्मूला यूज किया जाता है न्यूट्रिशन के कैलकुलेशन के लिए। तो डेविस फॉर्मूला का यूज करना है, डेविस फॉर्मूला यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन कैलकुलेशन। न्यूट्रिशन का कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो न्यूट्रिशन का कैलकुलेशन करने के लिए डेविस फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। डेविस फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है बर्न के केस में, तो प्रोटीन कितना रिक्वायरमेंट होगा, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट हो जाता है 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से। तो यह प्रोटीन का रिक्वायरमेंट डेविस क्या कहता है, डेविस का रूल कि 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से उसको क्या दो, प्रोटीन दो। और पर परसेंटेज ऑफ बॉडी एरिया के हिसाब से 1 ग्राम उसको अलग देना है, प्लस 1 ग्राम एक्स्ट्रा पर परसेंटेज ऑफ 1 ग्राम एक्स्ट्रा देना है पर परसेंटेज ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न में 1 ग्राम उसको एक्स्ट्रा देना है पर परसेंटेज ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया। जितना परसेंटेज है 10% है तो उसको 10 देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल की बात करें, अगर कोई 50 किलो का पर्सन है तो 50 थी 15, तो 50 तीन कितने हो गए 150। अब 150 ग्राम हो गया, और उसके साथ में अगर उसको 10% बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है तो यहाँ पर 10 और हो जाएगा 1 ग्राम पर परसेंटेज के हिसाब से। 1 ग्राम के लिए 1 तो 10 ग्राम के लिए 10, तो टोटल उसको कितना देना पड़ेगा, 160 ग्राम उसको डेली रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर पर डे, डेली के हिसाब से उसको देना है, पर डे के हिसाब से देना होता है। तो ये इसका प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। सेकंड इसने कहा कि कौन सी, कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, तो कैलोरी की रिक्वायरमेंट के लिए इन्होंने कहा कि 60 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से देनी है, 60 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से 60 किलो कैलोरी देना है, प्लस 35 किलो कैलोरी पर परसेंटेज ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है उसके साथ टोटल परसेंटेज। अब इसी एग्जांपल में इसको सेट करें तो 6 पंजो 30, तो यहाँ पर 3000 किलो कैलोरी हो गया। 3000 किलो कैलोरी के साथ में प्लस करना है यहाँ पर 35 किलो कैलोरी पर परसेंटेज बॉडी एरिया। एक के लिए 35 होगा तो 10% अगर बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है तो उसके लिए टोटल दिया जाएगा यहाँ पर 350। तो यहाँ अगर टोटल दिया जाएगा 3350 किलो कैलोरी यहाँ पर डे के हिसाब से इसको दिया जाएगा। ये एग्जांपल के रूप में है, तो इस तरीके से आप सभी को जितना भी आपका परसेंटेज है उसको निकाल सकते हैं। तो ये आपके मेनली दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं रिहैबिलिटेशन फेज में। तो 4th नंबर की जो फेज आती है रिहैबिलिटेशन। अब रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको संभव हो उतना तो रिहैबिलिटेशन फेज होती है। अब रिहैबिलिटेशन का मतलब ही यही होता है कि पहले वाले डिजीज कंडीशन से पहले जैसे पर्सन पहले बर्न से पहले दिखता था और मैक्सिमम उसको प्रयास करके वैसा ही बनाना है, दिखने में, सुंदरता में, रूप में, या फिर जो कान की एबिलिटी होती है किसी तरीके से ज्यादा मैक्सिमम एफर्ट लगा करके आप उसको उस लेवल तक वापस से उसको इंटरवेंशन करके उसकी कंडीशन को पहले की जैसे बनाने की आपको क्या करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, ताकि वो लाइफ है उसको सोशल एक्सेप्टेबल किया जा सके। क्योंकि बर्न वाले पेशेंट को आपने देखा होगा उसकी जो स्किन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेच हो जाती है, वहां पर प्रोस्थेटिक एंड स्किन ग्राफ्टिंग इसमें रिक्वायर्ड होती है। तो यहां पर आपको क्या करना है, पूरा प्रयास करना है और यहां पर स्किन ग्राफ्टिंग
स्किन ग्राफ्टिंग एंड प्रोस्थेटिक। प्रोस्थेटिक का मतलब होता है नकली, नकली यहाँ पर आपको क्या करनी है, सर्जरी करनी है या प्रोस्थेसिस लगा करके उसको पहले वाली कंडीशन में लाना होता है। तो प्रोस्थेटिक क्या यूज किया जाएगा, स्किन ग्राफ्टिंग एंड प्रोस्थेटिक आर यूज किए जाते हैं यहाँ पर, और मेनली इसको सोशल एक्सेप्टेबल लाइफ में ला करके यूज किया जाएगा। तो बात करते हैं आपके लास्ट टॉपिक के बारे में, यहाँ पर वन से आने वाला लास्ट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्लास लंबी हो गई है, लेकिन आपको अपने जो जुनून और जज्बे को बरकरार रखना है। बस 5 मिनट और आपका कंसंट्रेशन भंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यहाँ से पूछा जाता है। बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर स्किन ग्राफ्टिंग के बारे में हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल भी पूछा जाता है और थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्किन की ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ द स्किन ग्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है, टाइप्स ऑफ स्किन, टाइप्स ऑफ स्किन ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे कि स्किन की ग्राफ्टिंग होती है, कौन कौन से टाइप की देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइप की बात करें, यहाँ पर 4 टाइप से आप स्किन की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप की बात करते हैं आइसो ऑटोग्राफ्ट के बाद पढ़ेंगे। ऑटो का मतलब ही होता है तो कितने टाइप से कर सकते हैं स्किन ग्राफ्टिंग, 4 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट नंबर पे बात करें ऑटो, ऑटोग्राफ, और ऑटोग्राफ आपने सुना होगा, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ से लेना। तो यहां पर अगर स्किन की ग्राफ्टिंग ली जाती है सेल्फ से ही, अगर मान लीजिए फ्रॉम सेल्फ, तो इसे ऑटोग्राफ कहते हैं। ऑटोग्राफ का मतलब क्या होता है, ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट क्या होगा, ऑटोग्राफ्ट का मतलब होता है सेल्फ से। अगर मान लीजिए आपका फेशियल पर बर्न हो गया है, तो फेशियल बर्न की इंजरी के बाद जब भी आप सर्जरी करोगे तो आपकी थाई से या एब्डोमेन से वहां पर स्किन लेकर के खुद की स्किन को वहां पर सर्जरी के रूप में आपके फेस के ऊपर यूज किया जाता है। इसे ही ऑटोग्राफ कहते हैं। ऑटोग्राफ का मतलब होता है स्वयं से ही स्किन लेकर के स्वयं में लगा दी जाती है, खुद से स्किन ली और खुद उसी पर्सन में लगा देते हैं, ऑटोग्राफ के नाम से जानते हैं। बात करें एलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट के बारे में, तो एलोग्राफ्ट या फिर इसे ही नाम दिया जाता है होमोग्राफ। अब होमो से आपको याद रखना है, होमो का मतलब होता है सेम स्पीसीज। अगर सेम स्पीसीज से ली जाती है, अगर मान लीजिए आपके भाई बंधु से ली जाती है, यहाँ पर आपकी बिरादरी वाले या आपकी स्पीसीज से वुमन है, तो उसमें वुमन की स्किन का अगर ट्रांसमिशन होता है या ग्राफ्ट लिया जाता है। अगर मान लीजिए मेरे में बर्न हुआ और उसका स्किन ग्राफ्ट करने के लिए अगर आप कोई डोनेशन दे देते हैं स्किन का, तो अगर आप मेरे में स्किन की जरूरत है, अगर आपने अगर दे दोगे, क्या मेरे को बताइए, अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो आप स्किन दान कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो ये क्या होगा, एलोग्राफ्ट होगा, या इसे ही होमोग्राफ्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें सेम स्पीसीज से लिया जाता है। वुमन है तो वुमन से लेगा, उसी को नाम देते हैं एलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट के नाम से जानते हैं। बात करें जीनोग्राफ्ट या हेटेरोग्राफ्ट किस नाम से जाना जाएगा, तो जीनोग्राफ्ट क्या होता है और इसे ही नाम दिया जाता है हेटेरो, जीनोग्राफ्ट, और इसे नाम देते हैं हेटेरोग्राफ्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें अदर स्पीसीज से लिया जाता है। अदर स्पीसीज में किस तरीके से ले सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी पर्सन में, अगर मान लीजिए किसी वुमन को रिक्वायरमेंट होती है स्किन ग्राफ्टिंग की, तो उसमें अगर किसी एनिमल से ली जाती है, काऊ से ली जाती है, और किसी भी जो भी एनिमल्स है आपके उससे ली जाती है, तो उसे हेटेरो होगा। हेटेरो का मतलब होता है अदर वाली कंडीशन में अदर स्पीसीज से ली जाती है, उसे जीनोग्राफ्ट या हेटेरोग्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। लास्ट वन की बात करें तो एलोग्राफ्ट या आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट लिया, आप पढ़ते हैं लास्ट वाला कौन सा हो सकता है, आइसोग्राफ्ट, या फिर आइसोग्राफ्ट को सिनर्जिक ग्राफ्ट, सिनर्जिक ग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट या इसे सिनर्जिक ग्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। आइसोग्राफ्ट या सिनर्जिक ग्राफ्ट क्या होता है, तो यहां पर अगर आइडेंटिकल ट्विन से लिया जाता है, आइडेंटिकल ट्विन से लिया जाता है, या फिर आपको मोनोजाइगोटिक से लिया जाता है। आइडेंटिकल ट्विन या मोनोजाइगोटिक,
मोनोजाइगोटिक ट्विंस से लिया जाता है, जिसमें क्या बनते हैं, एक ही जाइगोट बनता है। उनसे अगर स्किन का दो जुड़वा भाई होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन या मोनोजाइगोटिक ट्विन में सेम से लिया जाता है, दो जुड़वा से एक को लेकर दूसरे को लगा दी जाती है, तो उसे आइसोग्राफ्ट या सिनर्जी ग्राफ्ट के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑटोग्राफ। क्या होता है ऑटोग्राफ का मतलब होता है सेल्फ से लेकर के अगर खुद की पर्सन के स्किन को खुद में ही लगाया जाता है तो उसे आइसोग्राफ्ट ऑटोग्राफ्ट कहेंगे। बात करें एलोग्राफ्ट का तो मतलब होता है होमोग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट एक ही होते हैं। सेम स्पीशीज में अगर ह्यूमन को ह्यूमन में लगाई जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसे ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट कहते हैं। बात करें जीनोग्राफ्ट या हेटेरोग्राफ्ट की तो अदर स्पीशीज से लिया जाएगा, जीनोग्राफ्ट कहलाएगा या हेटेरोग्राफ्ट कहलाता है। तो अगर मान लीजिए किसी एनिमल से ली जाती है तो उसे हेटेरोग्राफ्ट या जीनोग्राफ्ट कहेंगे। आइसोग्राफ्ट का मतलब या सिनर्जी ग्राफ्ट का मतलब होता है आइडेंटिकल ट्विन से दो पर्सन में आइडेंटिकल ट्विन थे तो एक से लेकर के दूसरे में लगाते हैं, उसे आइसोग्राफ्ट या सिनर्जी ग्राफ्ट के नाम से जानते हैं। तो आज आपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पीडीआई की दृष्टि से और यहाँ पर कम्युनिटी में भी आता है, आपका एमएसएन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने डील कर लिया है। प्रैक्टिकल आपका बहुत यूज होने वाला है, आपका थ्योरेटिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने बहुत ज्यादा आज इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डील कर लिया गया है। तो आपको अपनी मंजिल को जल्दी से पाने के लिए पूरा संघर्ष, जोश, जुनून और जज्बा कभी कम नहीं करना है। रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता है। तो यहाँ पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आपको पूरी क्लास का एक 1 बाय 1 करके यहाँ पर आज मैंने ऐसा टॉपिक पढ़ाई दिया है जहां से आने वाले एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ बर्न ही नहीं, बर्न के आसपास के जो भी क्वेश्चन थे, जो भी टॉपिक थे, सभी टॉपिकों का लपेटा गया है। एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन यहाँ पर निकाल कर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो मैक्सिमम आपको इसको शेयर करना है अपने दोस्तों तक और अपने चहेतों तक। आपको बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल, धन्यवाद।